जिया किंगशू की सबसे भौकाली शादी करवाने के लिए मैंने इस शहर का सबसे महंगा और कड़क यूनिंग होटल पूरा का पूरा बुक कर डाला था, एकदम बॉस वाले स्वैग में। शहर के सबसे टॉप क्लास वेडिंग प्लानर्स को काम पर लगाया था और अपने सारे रिश्तेदारों और दोस्तों को कार्ड भेजकर एक नंबर तबाही वाला माहौल सेट कर दिया था ताकि सबको मेरी पावर दिखे। पर किसे पता था कि शादी से ठीक एक रात पहले ही वो चुपचाप डेट मारने खिसक जाएगी। उसका पुराना प्यार वापस क्या आया मैडम, तुरंत इस शादी को कैंसिल करने के मूड में आ गई। सिर्फ प्यार के लिए तुम्हें क्या लगा कि मैं गुस्से में आकर अपनी खोपड़ी सटका लूंगा और बहुत भारी बवाल मचा दूंगा? तो तुम एकदम गलत सोच रहे हो। तुम्हें लगा होगा कि मैं ये शादी कैंसिल कर दूंगा, पर मेरी जान तुम पूरी तरह गलत हो। वहां खड़े हर इंसान की फटी हुई आंखों के सामने मैंने अपने दांत पीसते हुए कहा, एकदम चबा चबा कर एक एक शब्द बोला कि यह शादी होकर रहेगी सोंग शिन्यू। इस शादी को अभी इसी वक्त रोक दो यार, मेरा तो पूरा दिमाग दही हो गया था। जिया किंगशू की आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, उसमें एक हल्की सी कपकपाहट थी जो साफ बता रही थी कि अंदर से उसकी हवा टाइट है। लेकिन उसका असर इतना खतरनाक और जानलेवा था जैसे बर्फ में डूबी हुई कोई नुकीली सुई सीधे मेरे कान के पर्दों को चीरती हुई आर पार निकल गई हो। क्या दर्द था! और उसके बाद जैसे सब कुछ जम सा गया हो, एक दूल्हे वाली वो परफेक्ट मुस्कान जिसे मैं पूरी सुबह से अपने चेहरे पर सजाए रखने के लिए पागलों की तरह बहुत भारी मेहनत कर रहा था। भाई, सुबह के 11:07 हो रहे थे और हमारी लोकेशन थी इस पूरे शहर का सबसे ज्यादा महंगा और एकदम वीआईपी यूनिंग होटल, जहां ये पूरा का पूरा तमाशा सरेआम बन रहा था दोस्त। सबसे बड़े शिंगे बैंक्वेट हॉल के अंदर की हवा में अभी भी उस शैंपेन टावर की हल्की हल्की और बहुत ही महंगी वाली खुशबू पूरी तरह से तैर रही थी, जो वहां रखे ताजे लिली के फूलों और बेहद महंगे देवदार की लकड़ी की महक के साथ मिलकर एक अजीब सी ठंडी और एकदम शुद्ध वाइब दे रही थी। क्या ही बताऊं, वो विशाल क्रिस्टल वाला झूमर इतनी चकाचौंध रोशनी फेंक रहा था कि पूरा हॉल एकदम दिन की तरह चमक उठा था। सच में फुल भौकाल वाला कड़क सीन था। उस झकाझक रोशनी में वहां बैठे सैकड़ों मेहमानों के चेहरों पर जमी हुई वो गहरी हैरानी साफ नजर आ रही थी। बेचारों के एकदम से तोते उड़ गए थे कसम से। वो सारे लोग गहरे शौक और उत्सुकता में डूबे हुए थे और उनके चेहरों पर सरेआम एक बहुत ही तगड़ा वाला तमाशा देखने की भयंकर उम्मीद साफ झलक रही थी। भाई, खामोशी, एक ऐसी खौफनाक और जानलेवा खामोशी की पीछे जो बैंड वाले मस्त एंट्री वाला म्यूजिक बजा रहे थे उनकी भी एकदम से सिटी पिटी गुम हो गई थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक से पॉज का बटन दबा दिया हो। आखिरी धुन हवा में ही कहीं अटक कर घुट गई थी और बड़ी ही अजीब सी लग रही थी। वो बिना खत्म हुए उस भारी और अजीब सी टेंशन के बीच लटकी हुई थी। मैं वहीं लाल कालीन के बिल्कुल आखिरी छोर पर खड़ा था। जिया किंगशू से बस 3 छोटे कदम की दूरी पर मैंने अपने जिस्म पर एकदम परफेक्ट फिटिंग वाला काले रंग का टक्सेडो पहन रखा था, जिसमें मेरी किलर वाइब और मेरा ऑरा फार्मिंग अलग ही चमक रहा था। दूल्हे के कोट पर लगा फूल अंधा कर देने वाला चटक लाल था। मेरे हाथ में मैंने अभी भी वो मखमली अंगूठी का डिब्बा बहुत कसकर पकड़ा था। डिब्बे के वो नुकीले किनारे मेरी हथेली में चुभ रहे थे, जिससे मुझे हल्का दर्द महसूस हो रहा था, पर मेरा पूरा का पूरा ध्यान बस उस बंदी को लगातार घूरने पर ही टिका था। मेरी होने वाली दुल्हन जिया किंगशू सच में जन्नत का टुकड़ा लग रही थी। उस कस्टम हाथी दांत के रंग वाले लेयर्ड लेस से सजे हुए महंगे वेडिंग गाउन में वो एकदम कयामत थी यार। और उस शानदार घूंघट ने तो उसकी खूबसूरती में आग लगा दी थी। बिल्कुल सुबह की ताजी ओस में खिले हुए किसी लिली के फूल जैसी कतई जहर लग रही थी। लेकिन अभी इस वक्त उस लिली जैसी लड़की का चेहरा डर से एकदम पीला पड़ चुका था, जैसे उसके जिस्म से खून की आखिरी बूंद तक निचोड़ ली गई हो। बहुत फुर्सत से किए गए उस महंगे आई मेकअप के नीचे वो आंखें जिनमें हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान छुपी रहती थी, अब उन आंखों का पूरा सीन बदल चुका था यार। उनमें अब सिर्फ भयंकर डर और अपना पाप पकड़े जाने वाला गिल्ट दिख रहा था। उसकी पतली उंगलियों ने मेरे टक्सीडो के कॉलर को बहुत ही ज्यादा कसकर पकड़ रखा था। उसके पकड़ने की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसकी उंगलियों के पोर एकदम सफेद पड़ चुके थे, जैसे वही उस फट्टू लड़की का इकलौता और आखिरी सहारा बचा हो। मैंने उससे बड़ी शांति से पूछा, तूने अभी क्या बोला? मेरी आवाज एकदम शांत थी, उसमें गुस्से या घबराहट की एक सिंगल लहर तक नहीं थी। मैं रिलैक्स था। मेरी आवाज इतनी ठंडी थी जैसे किसी जमी झील की बर्फ हो। मैंने अपना सिर हल्का तिरछा किया, जैसे मुझे कुछ ठीक से सुनाई न दिया हो या फिर जैसे मैं इस मजाक को समझ नहीं पा रहा। इस हद दर्जे के वाहियात और फालतू सीन को कंफर्म करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था। जिया किंगशू ने एक गहरी सांस ली और फिर मेरे मुंह पर बोल पड़ी थी। मैंने कहा कि शादी को अभी कैंसिल कर दो। उसकी आवाज हल्की सी तेज हो गई, जिसमें खुद को सही साबित करने वाली एक बेतहाशा तड़प दिख रही थी। उसकी वो तेज और चुभने वाली आवाज उस मुर्दों जैसी खामोशी वाले हॉल में एकदम गूंज उठी और वो बोली, सोंग शिन्यू, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं अब तुमसे ये शादी किसी कीमत पर नहीं करूंगी। वो पल भर की खामोशी पूरी तरह से ऐसे टूटकर चकनाचूर हो गई जैसे किसी जमी हुई शांत सी झील में किसी ने एक बहुत भारी और गंदा सा पत्थर खींचकर मार दिया हो यार। एकदम से आवाजों का भयंकर बवंडर फटा और पूरे के पूरे बैंक्वेट हॉल में बुरी तरह से फैल गया। लोग पागलों की तरह एक दूसरे के कानों में फुसफुसाने लगे और गॉसिप चालू हुई। हे भगवान, ये सब क्या स्याप्पा चल रहा है? मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना ना? ये दुल्हन सरेआम सबके सामने इसी वक्त इस शादी को कैंसिल करना चाहती है। एकदम आधी शादी के बीच में क्या इसका दिमाग सटक गया है? ये बंदी पागल हो गई है क्या? सोंग परिवार की तो इस बार बहुत गंदे वाली बैंड बजी। जल्दी देखो सोंग शिन्यू का चेहरा कैसा हो गया है। उसे अचानक से क्या बीमारी हो गई है? क्या उसका दिमागी पेंच ढीला हो गया है? क्या बात है? अब शुरू होगा असली बवाल और तमाशा। वो धीमी फुसफुसाहट और चिल्लाने की आवाजें और डर के मारे लोगों की लंबी ठंडी सांसों का वो शोर एक दूसरे में ऐसे उलझ गया था
और इतनी तेज गूंज रहा था जैसे किसी ने जहरीली मधुमक्खियों के छत्ते में पत्थर मारकर उन्हें बुरी तरह भड़का दिया हो। मेरी जान कसम। अनगिनत आंखें, कोई भयंकर शौक में था, कोई नफरत से देख रहा था, कुछ के चेहरों पर तरस था, तो कुछ बस मजे लेने आए थे कि ये रायता आखिर कितना ज्यादा फैलेगा और तमाशा बनेगा यार। सब आंखें उस लाल कालीन के एकदम बीचों बीच आकर टिक गई थीं, जहां वो कपल जो अभी बस कुछ ही पलों में पति पत्नी बनने वाले थे, आज वो दोनों अब इस भयंकर तूफान के एकदम बीच में फंसे खड़े थे। मेरे मम्मी और पापा वहीं सामने वाली सबसे मेन और वीआईपी टेबल पर बैठे हुए थे और ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे। मेरी माँ का चेहरा तो सदमे से तुरंत सफेद पड़ गया था। उन्होंने अपना सीना कसकर पकड़ लिया, उनका शरीर लड़खड़ाने लगा और मेरे पिता ने उन्हें संभाला, जिनके खुद के चेहरे का रंग भी उड़ा था, एकदम खतरनाक और डरावना हो चुका था। जिया किंगशु के माँ बाप इतने भयंकर शौक में थे कि उन्हें अपनी ही आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। किंगशु की माँ का मुंह तो हैरानी के मारे खुला का खुला रह गया था। वो अपनी बेटी को आवाज लगाना चाहती थी, लेकिन उनके गले से एक सिंगल शब्द भी नहीं फूटा। वो होस्ट अपने काम का एकदम पुराना ओजी और लेजेंड था, लेकिन इस फटे हुए रायते को देखकर वो भी पूरी तरह सुन्न था। उसके हाथ में पकड़ा हुआ माइक तो बस जमीन पर गिरने ही वाला था। उसके होंठ कांप रहे थे और वो इस भारी कबाड़े को कंट्रोल करने के लिए कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, पर उसका गला एकदम सूख गया था और एक शब्द नहीं निकला। मेरी नजर किसी चुंबक की तरह खिंचकर सिर्फ एक जगह पर आकर पूरी तरह से लॉक हो गई थी यार। मैं जिया किंगशु को बहुत खतरनाक तरीके से घूर रहा था, बल्कि सच कहूं तो मेरी नजर उसकी वेडिंग ड्रेस के नेकलाइन से ठीक नीचे उस जगह पर गड़ी हुई थी जो खिसक चुकी थी, और उसके हिलने डुलने की वजह से वो ड्रेस उसकी नाजुक सी कॉलरबोन से थोड़ी सी सरक गई थी, और वहीं उसकी एकदम दूध जैसी सफेद मखमली स्किन पर एक बहुत छोटा सा निशान था। गहरे लाल रंग का अजीब सा निशान साफ दिखाई दे रहा था, जिसके किनारे धुंधले थे, और उस अजीब से निशान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत गंदे तरीके से उसे चूस लिया हो और अपना ये घटिया निशान वहां छोड़ गया हो। वो कोई फालतू मच्छर के काटने का निशान तो बिल्कुल भी नहीं था, और ना ही वो किसी एलर्जी की वजह से हुआ था। तो फिर वो आखिर था क्या? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या था। एक ठंडी और लोहे के स्वाद वाली एक खतरनाक लहर अचानक से मेरे गले में ऊपर की तरफ चढ़ने लगी। मेरी उंगलियां गुस्से में आकर उस अंगूठी वाले डिब्बे को पूरी तरह से कुचल रही थी, और ज्यादा ताकत लगाने पर उसमें से एक हल्की सी टूटने की आवाज आई। मेरी उंगलियों के पोर नीले और सफेद रंग के खौफनाक शेड में बदल गए। ये सब कुछ 2 दिन पहले ही शुरू हुआ था। शिन्यू, क्या इस वीकेंड पर तुम फ्री हो? चलो यार, कहीं बाहर चलकर ड्रिंक मारते हैं। सुन भाई, शादी से पहले एक आखिरी बैचलर पार्टी करते हैं आज। फोन से चेन गांग की चिल्लाने वाली तेज आवाज सीधे मेरे कान के पर्दे फाड़ते हुए अंदर गूंज रही। मैं शीशे के सामने खड़ा होकर फुल स्वैग में अपनी टाई सेट कर रहा था, और मेरे चेहरे पर एक खतरनाक वाली कातिल मुस्कान छाई हुई थी जो सीधे सामने चमक रही थी, एकदम बवाल लुक। शादी में बस 3 दिन बचे थे और कसम से सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, बिना किसी लोचे के सब पूरा मक्खन जैसा सेट था। मैंने फोन पर मजे लेते हुए उसे प्यार से समझाया और बोला, पतली गली से निकल, क्या बकवास कर रहा है? आखिरी बैचलर पार्टी का क्या सीन है? अबे मैं इस जन्म में सिर्फ एक ही बार घोड़ी चढ़ने वाला हूं, और अभी बहुत बिजी हूं अपनी होने वाली बीवी शिन्यू को शादी का जोड़ा ट्राई करवाने लेकर जा रहा हूं आज। बस कुछ फाइनल फिटिंग बची है। ओहो, खुद को देख ले भाई, अभी से बीवी के पल्लू से बंध गया है और जोरू का गुलाम बनने की तैयारी है पूरी। चेन गांग ने फोन के उस पार से जोर से मजे लेते हुए चिल्लाकर बोला, ठीक है, मुझे अच्छे से पता है तू बिल्कुल परफेक्ट पति है, लेकिन हकीकत कहूं तो हम सब तेरे लिए बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि शिन्यू सच में एक जन्नत का टुकड़ा है। वो बहुत ही कड़क और सही बंदी है। मेरे भाई, तूने तो सच में किस्मत का खजाना लूट लिया है। मैंने भी तब कोई फालतू का दिखावा नहीं किया, और मेरा दिल फुल टू भौकाल और तगड़े वाले प्राउड से चौड़ा हो गया था। बिल्कुल सच, शिन्यू और मैं पिछले 2 साल से एक साथ हैं, और पहली मुलाकात में ही मुझे अच्छे से समझ आ गया था कि यही मेरी असली मंजिल है पक्का। वो बहुत केयर करने वाली बंदी थी, और जब वो मुस्कुराती थी तो उसकी आंखें सीधे चांद के टुकड़े जैसी चमक उठती थीं। सच में दोस्त, वही एक इकलौती लड़की थी जिसे मैं पूरी जिंदगी पलकों पर बिठाकर रखना चाहता था। फिर मैंने कॉल को शांति से कट कर दिया। मैंने शिन्यू को लेने जाने के लिए टेबल से अपनी कार की चाबी उठाई और बाहर निकलने लगा, तभी अचानक मेरा फोन दोबारा से जोर से वाइब्रेट करने लगा था। वो शिन्यू का एक वीचैट मैसेज था जिसमें उसने बड़े प्यार से लिखा था, सुनो जान, मेरी कॉलेज की सबसे पुरानी और जिगरी दोस्त टिंग अचानक से वापस शहर आ गई है और मुझे अभी उससे मिलना है। ये देखकर मैं रुका। उसने मुझे आज दोपहर को कॉफी पीने के लिए बुलाया है ताकि हम कुछ पुरानी बातें कर सकें, क्योंकि हमें मिले हुए काफी लंबा वक्त हो गया है। सच, मैंने बिना 1 सेकंड भी सोचे तुरंत अपनी उंगलियों से रिप्लाई टाइप किया और मैसेज सेंड कर दिया कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें अपनी दोस्त से मिलने जरूर जाना चाहिए, मजे करना। वहां पर क्या तुम्हें छोड़ने के लिए मेरी जरूरत है? उसने कहा, नहीं कोई बात नहीं, मैं खुद ही मैनेज कर लूंगी। मैं खुद अपनी गाड़ी से डाउनटाउन वाले ब्लूज कैफे पहुंच जाऊंगी। तो मैंने भी रिलैक्स होकर रिप्लाई कर दिया कि ठीक है, आराम से गाड़ी चलाना और अपना पूरा ध्यान रखना जान। रात के खाने में क्या खाओगे? मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी। मैंने कहा, तुम जो भी बनाती हो मुझे सब पसंद है। आई लव यू मेरी जान, पक्का डन। फोन की स्क्रीन पर चमकते हुए उस छोटे से दिल वाले इमोजी को देखकर मेरा दिल पूरी तरह से गार्डन हो गया। फिर फोन रखकर मैंने अपनी कार की चाबियां उठाई और तैयार हो गया, और खुशी से गाना गुनगुनाते हुए मैं घर से बाहर निकल पड़ा। उस दोपहर की धूप बहुत कड़क और काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैंने ऑफिस के कुछ बचे हुए छोटे मोटे काम फटाफट निपटाए और देखा कि अभी भी मेरे पास काफी सारा टाइम बचा हुआ है। तो मैंने सोचा कि शिन्यू और टिंग की गपशप भी अब खत्म होने वाली ही होगी, इसलिए मुझे निकलना चाहिए। इसलिए मैं अपनी कार लेकर सीधे डाउनटाउन वाले ब्लूज कैफे की तरफ निकल पड़ा ताकि वहां से उसे पिक करके हम दोनों एक साथ घर आ सकें।
मैंने कैफे के ठीक सामने एक शांत सी पार्किंग वाली जगह पर अपनी कार खड़ी कर दी और शांति से कार का इंजन पूरी तरह से बंद कर दिया ताकि कोई मुझे नोटिस न कर पाए। फिर मैंने कार का शीशा नीचे किया और रिलैक्स होकर एक सिगरेट जला ली। मेरी नजरें यूं ही टाइम पास करते हुए कैफे की उस बड़ी सी कांच वाली खिड़की के अंदर झांक रही थीं बड़े आराम से। और तभी अचानक मेरी नजर जिया शिन्यू पर पड़ी, जो मेरे पार्किंग स्पॉट से थोड़ा तिरछा होकर सीधे उस खिड़की के पास बैठी हुई थी, और वो भी किसी और के साथ। वहां उसके ठीक सामने बैठने वाला इंसान कोई उसकी सहेली टिंग बिल्कुल नहीं थी, बल्कि वो एक अनजान आदमी था जिसने बहुत ही महंगा और बहुत प्रीमियम क्वालिटी का एक हल्के भूरे रंग का बिजनेस सूट पहना हुआ था। सच बताऊं तो उसके बाल एकदम परफेक्ट तरीके से सेट थे और साइड से देखने पर उसका लुक पूरी किलर वाइब दे रहा था। एक ऐसा अजीब सा रुतबा था उसमें जो मुझे अपने लिए बड़ा अनजाना और बहुत ही खटकने वाला महसूस हुआ। समझदार आदमी वाला शांत एटीट्यूड और साथ ही एक बेपरवाह किस्म का खतरनाक घमंड उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रहा था। यार, मैं उसे जानता था, या यूं कहूं कि मुझे अच्छे से पता था कि वो 1.5 शाना आखिर है कौन। गुशान ये वही नाम था जिसे जिया शिन्यू ने अपने कॉलेज के दिनों में एक लेजेंडरी क्रश, या यूं कहूं कि अपना सबसे पहला सच्चा प्यार मानकर हमेशा अपने दिल के एक खास कोने में छिपा कर रखा था, बहुत संभाल कर। मैंने उसकी तस्वीरें शिन्यू के पुराने फोटो एल्बम में कई बार देखी थी, और अक्सर जब भी वो अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी की यादों के बारे में बातें करती थी तो बातों ही बातों में कभी कभार इस बंदे का नाम बड़े प्यार से लिया करती थी। ऐसा कहा जाता था कि क्योंकि गुशान उस वक्त विदेश चला गया था, इसलिए उन दोनों का कॉन्टैक्ट पूरी तरह से टूट गया था। बिना किसी वार्निंग के अचानक मेरा दिल जोर से धड़का और सिगरेट पकड़े हुए मेरे हाथ सुन पड़ गए और उसकी राख उड़कर सीधा मेरे पैंट पर आ गिरी। मेरा दिमाग खराब हुआ था। मैंने जिया शिन्यू को खुलकर हंसते देखा। ये वो शांत स्माइल बिल्कुल नहीं थी जो वो मेरे साथ होने पर हमेशा अपने चेहरे पर रखती थी, बल्कि ये बहुत ही बेपरवाह और ब्राइट हंसी थी जिसमें एक छोटी बच्ची जैसी चमक और एक्साइटमेंट थी, जिसे देखकर मुझे अंदर ही अंदर बहुत तेज वाला शौक लगा। भाई, उसकी आंखें चमक रही थीं और वो सामने बैठे आदमी को लगातार बिना पलक झपकाए बस घूरे जा रही थी। बिल्कुल उसकी उंगलियां बिना किसी ध्यान के बस एक छोटी चम्मच से अपनी कॉफी को लगातार घुमाए जा रही थी। तभी मैंने देखा कि गुशान ने उससे कुछ कहा जो बहुत ही अजीब था। जिया शिन्यू ने थोड़ी सी शर्म के साथ अपना सिर नीचे झुका लिया और मुझे साफ दिखा कि उसका चेहरा हल्का सा गुलाबी हो गया था। फिर मैंने देखा कि उस गुशान ने अपना हाथ उठाया और शिन्यू के गाल पर लटकती हुई बालों की लट को बहुत ही आराम से उसके कान के पीछे सेट कर दिया, जिसे देखकर मेरा माथा ठनका जोर से। सबसे बड़ी बात कि जिया शिन्यू ने उसे बिल्कुल भी नहीं रोका और मैं बस सड़क पार अपनी कार में बैठा उन मोटे शीशों से ये सारा तमाशा लाइव देख रहा था। बॉस, मैं उनकी बातें नहीं सुन सकता था, लेकिन उनके वो छोटे छोटे इशारे और हाव भाव मेरी आंखों में किसी ठंडी और चुभने वाली सुई की तरह बहुत अंदर तक घुस रहे थे, जिसने मेरी हवा टाइट कर दी। मैंने गुस्से में अपनी सिगरेट का एक लंबा और गहरा कश खींचा तो वो कड़वा धुआं सीधे मेरे फेफड़ों में भर गया, जिसकी वजह से मुझे अचानक बहुत बुरी तरह से खांसी आने लगी थी। सच में यार, मैंने फ्रस्ट्रेशन में उस सिगरेट को पूरी तरह मसल दिया और तुरंत कार का इंजन स्टार्ट किया, जिसके बाद सड़क पर टायर घिसने की बहुत ही तेज कान फाड़ देने वाली भयानक आवाज गूंज उठी जो तबाही थी। यार, मैंने जोर से एक्सीलेटर दबाया, अपनी कार को घुमाया और वहां से तुरंत फुल स्पीड में कट लिया और मैं घर नहीं गया। मेरी कार पूरे शहर में बिना किसी मंजिल के बस भटक रही थी। खिड़कियां पूरी तरह से खुली थी और पतझड़ के मौसम वाली ठंडी हवा अंदर आकर मेरे चेहरे पर सीधे बहुत जोर से लग रही थी। यार, लेकिन वो ठंडी हवा भी मेरे सीने में जल रही आग और अंदर ही अंदर मच रहे खौफनाक डर को बिल्कुल भी शांत नहीं कर पा रही थी। दोस्त, शाम के 7 बजने के बाद जिया शिन्यू आखिरकार घर वापस लौट ही आई और तब तक मेरा दिमाग दही था। जब उसने दरवाजा खोला तो उसके चेहरे पर अभी भी एक अलग लेवल का सुकून और रिलैक्सेशन साफ दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि बहुत खुश होकर लौटी है। मैडम, मैं सोफे पर बैठा था, हाथ में एक मैगजीन थी। मैंने उसे देखने की भी बिल्कुल जहमत नहीं उठाई और मेरी आवाज इतनी ज्यादा नॉर्मल और शांत थी जैसे कि कुछ भी हुआ ही ना हो और सब कुछ बिल्कुल सही हो। जिया शिन्यू ने बहुत ही आराम से सबसे पहले अपने जूते उतारे और उन्हें अच्छे से चेंज किया। वो चलकर मेरे पास आई। उसमें से कॉफी की महक आ रही थी, लेकिन साथ ही मर्दों वाले एक साफ और कड़क परफ्यूम की तीखी महक भी सीधे मेरे नाक तक आ रही थी, जिससे मुझे तगड़ा शौक लगा। जो परफ्यूम उसका तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। फिर वो नीचे झुकी और पीछे से मेरे गले लगकर उसने बहुत ही रोमांटिक तरीके से अपना चेहरा मेरे गालों पर चिपका दिया। बड़े ही प्यार से उसने मुझसे बड़े प्यार से पूछा, क्या तुम मेरा बहुत देर से इंतजार कर रहे हो? जो टिंग टिंग के साथ गपशप मारने में आज मुझे बहुत ही मजा आया। मुझे तो बात करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। ये सुनते ही मेरी पूरी बॉडी एकदम सुन्न पड़ गई। मैंने चुपचाप मैगजीन बंद की और पीछे मुड़कर अपनी बंदी जिया शिन्यू को अच्छे से देखा। जिया शिन्यू की वो झूठी स्माइल बिल्कुल मेरे बगल में थी। उसका चेहरा किसी ताजे खिले हुए फूल की तरह चमक रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी बहुत तेज रोशनी दिखाई दे रही थी, जिसके बारे में मैं पूरी दोपहर सोचकर पक रहा था। ये वही चमक थी जो सिर्फ तब आती थी जब वो गुशान के साथ होती थी। मैंने बहुत आराम से पूछा, ऐसा भी क्या बात हो रही थी जो इतना मजा आ रहा था? मेरी आवाज एकदम शांत थी और मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी छाई थी। अरे बस लड़कियों वाली बातें, थोड़ी बहुत गॉसिप और अपने पुराने कॉलेज के दिनों की कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। उसने मुझे ये बात बड़े ही नॉर्मल तरीके से बताई, बिना किसी एक्स्ट्रा ड्रामा। जिया चिंग शुई की आंखें हल्की सी झपकी और उसने मुझसे सीधा नजरें मिलाना इग्नोर किया। वो मुझे छोड़कर वहां से तुरंत खड़ी हो गई और एकदम से मुझसे पूछने लगी कि तुम अभी तक भूखे हो ना? मैं तुम्हारे लिए जाकर रात का खाना दोबारा गर्म कर देती हूँ। इतना बोलकर वो पीछे मुड़ी और किचन की तरफ सीधे कदम बढ़ाते हुए चलने लगी। उसके कदम किसी तितली की तरह एकदम हल्के और नाजुक थे। मेरी नजरें उसकी पीठ के पीछे पीछे गई और उसकी पतली और बेहद खूबसूरत गर्दन पर जाकर एकदम से टिक गई थी। वो जगह अभी भी एकदम गोरी और चिकनी थी,
वहां पर किसी भी तरह का कोई निशान बिल्कुल भी नहीं था। मैं धीरे से अपने सोफे पर पीछे की तरफ टिका और आराम से अपनी आंखें बंद कर ली। आज दोपहर को शीशे के पीछे जो पूरा का पूरा बवाल और खतरनाक सीन हुआ था, वहां पर खड़ी वो गुजिन जो अपने बालों को पीछे कर रही थी, उसका वो शर्म से लाल चेहरा और अब उसके शरीर से आ रही वो अनजान सी महक मेरे दिमाग में किसी खतरनाक बवंडर की तरह घूमने लगी थी, एकदम किसी पागलपन की तरह जिसने मेरी खोपड़ी सटका दी थी। मैंने गुस्से में अपनी दोनों मुट्ठियां कस लीं और मेरे नाखून मेरी हथेलियों के अंदर गहराई तक चुभने लगे थे। मेरे दिल के एकदम गहरे कोने से एक अनजान सी आवाज बहुत ही बुरी तरह से चीख रही थी कि ये गुस्शिन है, सिर्फ गुस्शिन है। हाँ, वही गुस्शिन है भाई साहब, गुस्शिन। आज दोपहर को ये बंदी जिस भी इंसान से मिलने गई थी वो पक्का जू टिंग तो बिल्कुल भी नहीं थी। किसी ने बहुत तगड़ा वाला चूना लगाया है। लेकिन मैंने उससे कुछ भी नहीं पूछा क्योंकि मेरी हवा टाइट थी। मैं बहुत डरा हुआ था कि कहीं इसका असली जवाब मेरे सामने सब कुछ पूरी तरह से तहस नहस न कर दे यार। मेरे सामने ये जो झूठी शांति और खूबसूरती का नाटक चल रहा था ना हमारी शादी होने में, अब सिर्फ और सिर्फ 3 दिन ही बाकी थे। सारे के सारे कार्ड बांटे जा चुके थे। हमारे सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को खबर मिल चुकी थी। वो महंगा वाला होटल, वेडिंग प्लानर और हमारे वो खास कपड़े, सब कुछ एकदम बढ़िया से फाइनल हो चुका था। अब हर एक चीज पूरी तरह से तैयार थी। मैं कुछ पूछ ही नहीं सकता था। मेरी फटी पड़ी थी मेरे पास उसकी हर एक बात पर यकीन करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था कि उसने जू टिंग टिंग के साथ काफी अच्छा वक्त बिताया था। मैं किसी फट्टू इंसान की तरह अपने अंदर के सारे शक और उस भयंकर वाले खौफ को सिर्फ दबा रहा था। अपने दिल की गहराइयों में जाकर मैंने खुद को यही बात समझाई कि भाई ये बस उसकी एक पुरानी दोस्त के साथ छोटी सी मुलाकात थी और इसके अलावा कुछ भी गलत नहीं था। जिया किंगशु सिर्फ मुझसे ही सच्चा प्यार करती है और मैं ही वो इकलौता बंदा हूं जिससे वो अपनी पूरी जिंदगी खुशी खुशी बिताना चाहती है और शादी करना चाहती है। पर अब इस घिनौने पल तक, इस एक एक सेकंड तक, उस लाल कालीन पर जिसे मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन और खुशनुमा लम्हा होना चाहिए था, वहां मेरी अपनी दुल्हन, मेरी होने वाली बीवी, जो उस खास लिबास में थी जिसे मैंने बहुत ही प्यार से खुद पसंद किया था, वो सबके सामने मेरा कॉलर कसकर पकड़े हुए खड़ी है। हमारे सारे मेहमानों और दोस्तों के बीच मुझे एकदम साफ और कड़क आवाज में ये बकवास बता रही है कि हमारी शादी अब पूरी तरह से कैंसिल हो चुकी है और ठीक उसकी गर्दन के नीचे वो लाल रंग का भद्दा सा निशान एकदम साफ दिख रहा है जो किसी दूसरे आदमी ने बड़ी बेशर्मी से दिया है। ये पूरा मंजर मेरी आंखों के लिए किसी जलते हुए लाल लोहे की तरह चुभने वाला था जिसने मेरे अंदर बचे हुए उस आखिरी धोखे और उम्मीद को भी जलाकर राख कर दिया था। मेरी नजरें आखिरकार उस दर्दनाक और घटिया लाल निशान से हटकर वापस जिया किंगशु के उस पीले पड़े हुए लेकिन बेहद जिद्दी और ढीठ चेहरे पर आकर टिक गई जो मेरा खून खौलाना था। मेरे चेहरे पर बची हुई वो जबरदस्ती की झूठी मुस्कान अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक बेहद खौफनाक और बर्फ जैसी ठंडी शांति ने ले ली थी जिसका खौफ अलग ही लेवल का था। मैंने बहुत ही धीरे से जिया किंगशु की एक उंगली को हटाना शुरू किया जिसने मेरे कॉलर को इतनी बेशर्मी और मजबूती के साथ सबके सामने कसकर जकड़ रखा था। भाई, मेरी यह हरकत भले ही बहुत धीमी थी लेकिन इसके अंदर इतनी भयानक ताकत और खौफ भरा था जो किसी की भी हवा टाइट कर दे। जिया किंगशु की उंगलियों को मैंने एक झटके में हटा दिया और वो बेचारी लाचार होकर नीचे गिर गई। उसने मेरी उन ठंडी और एकदम जमी हुई आंखों के अंदर देखा और उसकी पूरी बॉडी बहुत ही अजीब तरह से कांपने लगी। उसके होंठ भी डर के मारे थरथरा रहे थे जैसे वो मुझे कोई बकवास सफाई देना चाहती हो, लेकिन मैंने उस झूठी लड़की को ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया कि वो कुछ भी बोले। मैं थोड़ा सा झुका और उसके कान के बिल्कुल करीब गया। मेरी आवाज एकदम से बहुत ही ज्यादा नीचे और धीमी सी फुसफुसाहट में बदल गई थी। मेरी ठंडी सांसें उसके कानों से एकदम रगड़ खा रही थी जिनमें एक बहुत ही जहरीला और जानलेवा खौफ भरा था जो सीधा उसके दिमाग के आर पार जा रहा था। जिया किंगशु, मैंने एक खतरनाक सी टोन में बोला। मैंने आज उसे उसके पूरे नाम से बुलाया। मेरा बोला हुआ हर एक शब्द फर्श पर गिरने वाले किसी भारी बर्फ के पत्थर की तरह एकदम ठंडा और चुभने वाला था। मैंने कहा, तुम्हारी इस गर्दन पर जो ये निशान है, क्या ये गुना जियान ने दिया है? ये बात सुनते ही जिया किंगशु का पूरा शरीर एकदम जोर से कांप उठा जैसे उस पर कोई भयंकर बिजली गिर पड़ी हो। उसके चेहरे का जो बचा खुचा रंग था वो भी अब पूरी तरह से उड़ चुका था और अब उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ एक मरे हुए इंसान जैसी सफेदी और खौफ बाकी था। वो अपनी बड़ी और डरी हुई आंखों से मुझे घूरे जा रही थी। उसने बिना सोचे समझे अपना हाथ उठाया और अपनी उस गंदी सी गर्दन को छिपाने की बेकार कोशिश करने लगी। उसके होंठ बुरी तरह से थरथरा रहे थे लेकिन उसके मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकल पा रहा था। मैं एकदम सीधा खड़ा हो गया और उसे दोबारा देखना भी मैंने जरूरी नहीं समझा। मैंने वहां बैठे सभी लोगों की तरफ मुड़कर देखा जहां की वो खौफनाक शांति अब एक बहुत बड़े और भयंकर वाले बवाल में धीरे धीरे तब्दील होना शुरू हो चुकी थी। यार, वहां आए हुए सारे मेहमान मुझे बड़ी ही अजीब और सवाल पूछने वाली नजरों से घूरे जा रहे थे। मैंने अपना हाथ ऊपर किया और अपनी उस बो टाई को बड़े स्वैग से एकदम सही किया जो इस हाथापाई के चक्कर में थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी। मेरा यह एक्शन एकदम चिल और शांत था जिसमें एक अजीब सा एटीट्यूड और किलर वाइब साफ नजर आ रही थी। और फिर मैंने अपना सिर एकदम गर्व से ऊपर उठाया और पूरे के पूरे बैंक्वेट हॉल में अपनी कातिलाना नजरें घुमाईं। अचानक ही मेरे चेहरे पर एक बहुत ही धीमी और खौफनाक सी स्माइल फैलनी शुरू हो गई थी मेरे भाई। वो मुस्कान बहुत ही हल्की थी और बर्फ जैसी ठंडी थी जिसमें प्यार या अपनापन तो दूर दूर तक बिल्कुल भी नहीं था। सब एकदम डार्क सा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी जमे हुए बर्फ के मैदान में दरारें आ गई हों। मैंने पास ही गिरा हुआ वो माइक उठाया जो एंकर के हाथ से छूट गया था।
मेरी उंगलियों ने उस ठंडे और कड़क माइक को पकड़ा। देवियों और सज्जनों, मेरी आवाज उन बड़े स्पीकर्स के जरिए पूरे के पूरे हॉल में बहुत तेज गूंजने लगी। सब लोग एकदम चुप हो गए। मेरी आवाज एकदम साफ और कड़क थी, जिसमें एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा था जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। मैंने बोलना चालू रखा। मुझे सच में इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है कि मैंने आप सबको इतने बड़े और घटिया तमाशे का हिस्सा बना दिया। मैं एक पल के लिए रुका। मेरी खतरनाक नजरें एक बार फिर से वहां खड़े सभी लोगों के चेहरों को स्कैन करने लगी थी। भाई, मेरी नजर मेरे माँ बाप के चेहरों से गुजरी, जो दर्द और भयंकर खौफ से एकदम सिकुड़े हुए थे। फिर मेरी नजरें उस धोखेबाज जिया किंगशू पर से गुजरी, और फिर उसके माँ बाप के उन बेइज्जती से भरे हुए सड़े चेहरों को घूरते हुए मैं चेन गांग जैसे जिगरी दोस्तों के चेहरों पर वो चिंता और भयंकर गुस्सा देखकर मेरी नजरें एकदम से जाकर बस वहीं एक जगह पर रुक गईं। उस शांत कोने में जहां एक इंसान अभी अभी खड़ा हुआ था, जिसे देखकर साफ ऐसा लगा जैसे वो एकदम बिना किसी को बताए चुपचाप वहां से कल्टी मारने की पूरी फिराक में लगा हुआ था। हल्के भूरे रंग का सूट पहने हुए गुक्सियान नाम का वो आदमी, जिसके अंदर एक बहुत ही अलग लेवल का रुतबा और एक नंबर वाली खतरनाक किलर वाइब थी। उसके चेहरे पर हल्का शौक और ना छुपने वाली भयंकर घबराहट थी। उसने सच में इस खतरनाक स्यापे की पहले से कोई भी उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी कि जिया किंगशू शादी के बीच में ही ऐसा बवाल मचा देगी। मेरी नजरें बर्फ में लिपटे हुए उन ठंडे खंजरों की तरह एकदम जानलेवा हो चुकी थीं, जो सीधे उसके दिल के आर पार हो जाएं। मेरी वो खौफनाक नजरें सीधा गुक्सियान में जाकर बुरी तरह चुभ रही थीं। मेरी कड़क आवाज उस माइक के जरिए पूरे हॉल में बहुत ज्यादा साफ गूंज उठी। मेरी आवाज में एक चुभने वाली ठंडक थी और बिना छुपी हुई एक तगड़ी बेइज्जती भी थी। आज की ये भौकाली शादी सच में एक कभी ना भूलने वाला बहुत घटिया मजाक बन जाएगी। माइक को बहुत ही ज्यादा कसकर पकड़ने के कारण मेरी उंगलियों के पोर उस भयंकर टेंशन से दोबारा सफेद पड़ गए थे, और उस अंगूठी वाले डिब्बे के वो नुकीले सख्त किनारे मेरी हथेली के अंदर बुरी तरह से धंस रहे थे, जिससे एक बहुत तेज और दिल चीरने वाला दर्द हो रहा था। लेकिन यही वो तेज दर्द था जिसने मेरे अंदर मचे उस भयंकर तूफान को शांत किया, और उसी की वजह से मेरा गुस्से में खौलता हुआ दिमाग तुरंत अपनी सही जगह पर सेट हो गया, और मैं पल भर में एकदम खतरनाक लेवल का समझदार और पूरा फोकस वाला ओजी बना। मैं गुक्सियान को एकदम खूंखार बीस्ट की तरह घूर रहा था। उस लुखे को जिसने मेरी होने वाली दुल्हन के जिस्म पर अपना निशान छोड़ने की औकात दिखाई, उस चवन्नी छाप को देखा जिसने मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा जरूरी दिन पूरी तरह से कबाड़ा कर दिया। मेरे होठों पर छाई हुई वो जानलेवा और ठंडी मुस्कान अब धीरे धीरे गहरी हुई, एकदम खौफनाक होती जा रही थी, जिसे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता था। पर सब एकदम चिल है। मेरी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसा भारी और कड़क दबदबा था जो उस मुर्दों जैसी खामोशी वाले हॉल में पूरी तरह से फैल गया। मैंने पूरे स्वैग में कहा कि असली वाला भौकाली तमाशा तो बस अभी अभी यहाँ पर शुरू ही हुआ है मेरी जान। ब्लूज कैफे के अंदर मस्त और हल्की जैज़ धुनें हवा में पूरी तरह से तैर रही थी। वहां का पूरा माहौल रोस्ट किए हुए कॉफी बीन्स की एकदम महंगी और रापचिक महक से भरा हुआ था, जो वहां रखी अलग अलग तरह की पेस्ट्रीज की शानदार मिठास के साथ बहुत ही गजब तरीके से मिक्स हो गई थी यार। फर्श से लेकर छत तक बनी उन विशाल कांच की खिड़कियों से सूरज की कड़क रोशनी अंदर आ रही थी, जो पॉलिश की हुई उन चमचमाती टेबलों पर रोशनी की मस्त लकीरें छोड़ रही थी। जिया किंगशू एकदम खिड़की के पास बैठी हुई थी और उसकी उंगलियां बिना सोचे समझे उस गर्म कॉफी वाले कप के किनारे को बहुत ही हल्के से सहला रही थी। उसके ठीक सामने वो गुक्सियान बहुत ही आराम से उस मुलायम सोफे पर पीछे की तरफ टिका बैठा था। उसका वो हल्का भूरा सूट उसके चौड़े और एकदम मजबूत कंधों को बहुत ही तगड़ा लुक दे रहा था। उसके होठों के किनारों पर एक हल्की लेकिन बहुत ही गहरी स्माइल खेल रही थी। उसकी नजरें पूरी तरह से जिया किंगशू के चेहरे पर आकर सेट हो चुकी थीं, जिसमें एकदम साफ, इतने लंबे टाइम बाद मिलने पर एक बिना छुपी हुई भयंकर दीवानगी साफ नजर आ रही थी। उसने बोला कि मुझे सच में बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें दोबारा कभी देख पाऊंगा मेरे यार। गुक्सियान की वो आवाज एकदम गहरी, गर्म और इतनी सुरीली थी जैसे किसी महंगे सेलो इंस्ट्रूमेंट के तार बज रहे हों। वो उसे बुलाते हुए बोला कि किंगशू यार, तुम तो सच में आज भी जरा नहीं बदली हो। आज भी एकदम कयामत लग रही हो कि कोई अपनी नजरें ही ना हटा पाए। उसने जानबूझकर बीच में एक पल के लिए छोटा सा ब्रेक लिया था। उसकी नजरें पूरी तरह से आजाद होकर उसके खूबसूरत चेहरे पर मजे से घूम रही थीं। जिया किंगशू के दिल की धड़कन बढ़ गई और उसके गाल हल्की सी गर्माहट के मारे लाल हो गए थे। उसने बिना सोचे समझे उस लड़के के एकदम सीधे और चुभने वाले घूरने को पूरी तरह अवॉइड किया और बोली कि दूसरी तरफ तुम तो बहुत ज्यादा ही बदल चुके हो यार। उसने वो कॉफी का कप उठाया और अपनी उस अजीब सी और ना छुपने वाली शर्मिंदगी को छिपाने के लिए एक बहुत ही छोटा सा घूंट पी लिया था। तुम्हारा मतलब है कि मैं पहले से काफी ज्यादा मैच्योर दिख रहा हूं, है ना? गुक्सियान ने हल्की सी हंसी दी और अपनी बीच की दूरी को कम करने के लिए थोड़ा सा आगे की तरफ झुक गया और बोला कि विदेश में इतने सारे लंबे साल बिताने के बाद किसी भी इंसान को लाइफ में थोड़ा बहुत प्रोग्रेस तो करना ही पड़ता है यार। लेकिन फिर अचानक से उसके बात करने का पूरा टोन एकदम बदल गया। उसकी आंखें अचानक से बहुत ही ज्यादा गहरी और अजीब सी खौफनाक वाइब देने वाली बन गई थी। सच में, उसने आगे अपनी बात बढ़ाते हुए कहा कि कुछ चीजें मेरी हड्डियों में बहुत अंदर तक छप चुकी हैं। उन बातों को किसी भी कीमत पर बदला नहीं जाएगा, जैसे कि वो धांसू फीलिंग जो मुझे हर बार बस तुम्हें देखकर ही आती है। ये बात सुनकर कप को पकड़े हुए जिया किंगशू का हाथ अचानक से बहुत ही ज्यादा सख्त हो गया था मेरे भाई। ये शब्द सच में कुछ ज्यादा ही इशारा करने वाले और डबल मीनिंग थे। उसने अपनी पलकें नीचे कर लीं और अपने कप में भरे उस गहरे भूरे लिक्विड को लगातार घूरने लगी थी। यार गुक्सियान, इस तरह के फालतू और अजीब मजाक अब बिल्कुल मत करो, मेरी बहुत जल्दी शादी होने वाली है। इस पर गुक्सियान ने एकदम शांत और चिल होकर उसे जवाब दिया। मुझे पता है, उसने उस शादी के कार्ड का जिक्र करते हुए बोला कि वो मुझे पहले ही मिल चुका है। उसने फुल एटीट्यूड में अपना वो कॉफी का कप ऊपर उठाया। उसकी लंबी उंगलियों में उसके पोर एकदम साफ तरीके से चमक रहे थे,
सच में एक बहुत ही कड़क और खूबसूरत कार्ड था यार। इस शादी का वो दूल्हा सॉन्ग शिन्यू है ना? सही है, क्या ही शानदार और गजब का नाम है यार। उसकी आवाज में जो वो भयंकर वाली बेरुखी थी ना, उसमें ऐसा ताना था जैसे इन सब फालतू बातों से उसका कोई भी मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इस खतरनाक बात ने जिया किंगशु के दिल में एक बहुत ही अजीब सी और डर पैदा करने वाली घबराहट पूरी तरह भेज दी। उसने सोचा था कि वो लौंडा कम से कम कुछ तो बोलेगा, चाहे वो एक नॉर्मल सी बधाई ही क्यों ना हो, या फिर कोई पल भर का छोटा सा अफसोस जी क्यों ना जताए। लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया यार, जैसे वो अपनी किसी पुरानी चीज की औकात चेक कर रहा हो जो कभी सिर्फ और सिर्फ उसकी खुद की प्रॉपर्टी हुआ करती थी और अब किसी और के हाथों में जाने वाली है। गुक्सियान ने अपना कप नीचे रखा और एकदम फुल इग्नोर मारने वाले एटीट्यूड के साथ उससे पूछा कि क्या वो बंदा तुम्हें अच्छे से रखता है? हाँ, बहुत अच्छे से रखता है। जिया किंगशु ने तुरंत हवा में उड़ते हुए और एक भारी कॉन्फिडेंस के साथ झट से उसे ये वाला कड़क जवाब दे दिया, जैसे वो पागलों की तरह कुछ साबित करने के लिए एकदम बेताब हो। उसने बोला कि हम दोनों अब पूरे 2 साल से एक साथ एक ही जबरदस्त रिश्ते में बंधे हैं। वो बंदा बहुत ही ज्यादा समझदार है और मेरे साथ बहुत शांति से पेश आता है। उसने कहा कि चलो फिर तो ये बहुत ही कड़क सी बात है। गुक्सियान का चेहरा एकदम शांत बना रहा और उसके उस शरीफों वाले मुखौटे में एक सिंगल दरार तक नहीं आई। उसने अपना सिर हिलाया और पूरे स्वैग में फिर से बोलना शुरू किया। आज के टाइम में ऐसा इंसान ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं है जो तुम्हारे साथ अच्छे से रहे। वो अपनी बात कहकर बीच में एक छोटे पल के लिए शांत हुआ। उसकी नजरें खिसक कर नीचे जिया किंगशु की सगाई वाली उंगली पर जाकर पूरी तरह से टिक गईं, जहां एक बहुत ही नाजुक और एकदम रापचिक सी हीरे की सगाई वाली अंगूठी फुल चमक रही थी। मेरे यार, वो हीरा सूरज की तेज रोशनी में ऐसा खतरनाक चमक रहा था कि आंखें ही अंधी हो जाएं। उसने बोला कि ऐसा लग रहा है जैसे वो सच में तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है और अपनी हथेली में किसी अनमोल खजाने की तरह संभाल कर रखता है। जिया किंगशु ने तुरंत बिना कुछ सोचे अपने दूसरे वाले हाथ का इस्तेमाल किया ताकि वो उस हीरे की अंगूठी को छिपा सके। गुक्सियान के बात करने का तरीका सच में बहुत ही ज्यादा शरीफों वाला था, जिसमें ऐसा लग रहा था कि वो उसे कोई दुआ दे रहा हो। लेकिन उस लड़की को उसकी नजरें एकदम चुभती हुई सुइयों जैसी लगी, जिससे उसकी उंगली में एक खतरनाक जलने वाला दर्द होने लगा। अचानक उसे अपने अंदर एक बहुत भारी पछतावा महसूस हुआ कि वो आखिर इस फालतू सी मीटिंग में आई ही क्यों। जूटिंग गिटिंग को एक बहुत बड़ा इमरजेंसी काम आ गया था और वो नहीं आ पाई, जैसे उस पर कोई भूत सवार था। वो वहां से तुरंत बिल्कुल नहीं खिसकी, इसके बजाय वो वहीं पर डटी रही और उस आदमी का सामना करती रही जिसने कभी एक टाइम पर उसकी लाइफ में सबसे गहरे निशान छोड़े थे, उसकी उस जवानी की पुरानी यादों के अंदर। और तुम्हारा क्या सीन है? जिया किंगशु ने बहुत ही ज्यादा कोशिश करके उस अजीब से टॉपिक को पूरी तरह से बदलने का ट्राई किया। उसकी आवाज एकदम सूखी और काफी अजीब सी लग रही थी। क्या विदेश में लाइफ अभी भी मस्त चल रही है? इस बार जब तुम लौट कर आए तो गुक्सियान ने उसकी वो अधूरी बात पकड़ ली और बोला, परिवार के कुछ बिजनेस वाले मैटर सॉल्व करने आया था और इसी बहाने कुछ पुराने जिगरी दोस्तों से मिलने का भी फुल प्लान बना लिया। उसकी खौफनाक नजरें एक बार फिर से घूमकर वापस जिया किंगशु पर ही आकर पूरी तरह टिक गईं। उसके चेहरे पर एक ऐसी समझदारी वाली चमक दिखी जैसे उसने सब कुछ आर पार देख लिया हो, और फिर बोला कि मैं तो खासकर तुमसे मिलने आया था। उसने अपनी आवाज को बहुत ही ज्यादा भारी और एकदम कातिलाना बना लिया था, जो सीधे जिया किंगशु के कानों में किसी बहुत ही मुलायम पंख की तरह मीठी गुदगुदी कर रही थी। फिर वो बड़े ही शातिर तरीके से बोला कि शायद मेरे इस बार यहाँ से जाने का मतलब है कि मैं अगले कुछ सालों तक या फिर शायद पूरी जिंदगी कभी भी वापस ना आऊं। ये सुनकर जिया किंगशु का दिल अचानक से जोर से धक कर गया और उसने पूरी तरह से हैरान होकर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा कि कभी भी वापस नहीं आओगे क्या? सच? गुशान ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उस पल उसकी नशीली आंखों में एक बहुत ही अजीब सा सन्नाटा और बेहद गहरा दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा था। मेरे दोस्त, वो एकदम शांत होकर बोला कि वहां पर मेरा करियर अभी बस शुरू ही हुआ है और मेरी जड़ें अभी तक वहां उतनी अच्छी तरह से मजबूत नहीं हुई हैं। इस बार भी मैं बड़ी मुश्किल से अपना थोड़ा सा टाइम निकाल कर यहाँ आया हूँ और मुझे खुद नहीं पता कि अब अगली बार ऐसा मौका कब मिलेगा। उसने गहरी सांस ली। उसकी वो सांस हवा जितनी नरम थी, लेकिन जिया किंगशु के दिल पर उसने किसी भारी और खूंखार हथौड़े जैसा एकदम तगड़ा और खतरनाक वार किया था यार। वो एकदम फिल्मी स्टाइल में आगे बोला कि जब भी मैं कभी अकेले में सोचता हूँ तो लगता है कि ये जिंदगी सच में सिर्फ और सिर्फ बहुत ही ज्यादा अधूरे पछतावे से भरी हुई है, जिन्हें अगर एक बार छोड़ दिया तो समझो पूरी जिंदगी के लिए वो हमेशा को खो गए। बस इतना बोलकर गुशान एकदम चुपचाप खड़ा रहा। वो बस खामोशी से उसे लगातार घूरता रहा और बाहर की तेज धूप उसकी गहरी आंखों में पड़कर बहुत ही अजीब सा माहौल बना रही थी। उसकी आंखों में एक बहुत ही उलझा हुआ और कतई जहर खतरनाक इमोशन साफ छलक रहा था और कैफे में बज रहा वो म्यूजिक भी अब धीरे धीरे धुंधला और दूर होता जा रहा था। जिया किंगशु का दिल बहुत ही ज्यादा बेकाबू होकर धड़क रहा था और उसके सीने में कड़वाहट और उसे कभी न छोड़ने की एक बहुत ही अजीब सी जिद पूरी तरह मचली हुई थी। उसके अंदर छिपा हुआ पागलपन उबाल मार रहा था कि अगर आज मौका छोड़ा तो पूरी जिंदगी भर का बहुत तगड़ा वाला भारी लॉस होगा। उन दोनों के बीच वो अनकही और खतरनाक फीलिंग्स और उनकी वो जवानी जिसे अचानक से बीच में ही कुचल दिया गया था, वो सारे पुराने और धुंधले चेहरे जो अक्सर आधी रात को उसके सपनों में आते थे। क्या सच में उन दोनों को अपनी अलग अलग बोरिंग जिंदगी में ऐसे ही सारी पुरानी यादों को दफना देना चाहिए? क्या अब वो दोनों अपनी पूरी जिंदगी में दोबारा कभी एक दूसरे से ऐसे नहीं टकराएंगे? किंगशु गुशान की एकदम भारी आवाज दोबारा से वहां गूंज उठी, जिसमें जानबूझकर एक बहुत ही गहरा और कातिल सा मीठा प्यार कूट कूट कर पूरी तरह भरा था। वो बड़े ही स्वैग में बोला कि कल के बाद से तुम किसी और की पूरी तरह दुल्हन बन जाओगी, और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर बहुत ही हल्के से उसकी उंगलियों को बस एक बार प्यार से छुआ।
टेबल पर रखे हुए जिया शिंगशू के हाथ के पिछले हिस्से पर उसका वो एकदम हल्का सा जादू वाला टच था और फिर उसने तुरंत ही अपना हाथ पीछे की तरफ खींचा। ये सब इतनी बिजली की रफ्तार से हुआ कि एकदम झूठा सपना सा लगा, लेकिन उसकी स्किन पर एक बहुत ही खतरनाक जलने वाली फीलिंग हमेशा को छोड़ गया। हम इस तरह कभी भी अकेले नहीं मिल पाएंगे, अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। उसकी उंगलियां एकदम बर्फ जैसी ठंडी थीं और जैसे ही वो छुअन उसके हाथ के पिछले हिस्से पर बहुत तेज टकराई थी, जिया शिंगशू को लगा जैसे उसके पूरे शरीर में कोई 11,000 वोल्ट का तगड़ा बिजली का झटका सा दौड़ गया हो। वो एकदम से बुरी तरह चौंकी और उसने झटके से अपना हाथ तुरंत ही पीछे खींचा। उसने एकदम हवा टाइट हालत में घबराकर ऊपर देखा और उसकी नजर गुशान की बहुत ही गहरी और खूंखार आंखों से जा टकराई। आखिर उन आंखों के अंदर क्या खतरनाक राज छिपा था? क्या वो कोई पुराना पछतावा था, बीते हुए कल की कोई झंड याद थी, या एकदम खामोश वाला तगड़ा बुलावा था? जिया शिंगशू ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह धीरे से खोला। उसका गला पूरी तरह से सूख कर कड़वा और एकदम टाइट हो गया था। उसका दिमाग सुन्न था और अंदर से जोरदार चीख आ रही थी कि तुरंत पतली गली से बाहर निकल ले भाई, लेकिन उसका पूरा शरीर जैसे उस कुर्सी से बुरी तरह फेविकॉल से चिपक गया था। और वो लाइन कि अब हम कभी अकेले नहीं मिल पाएंगे यार, ये बात किसी बहुत ही भयानक श्राप की तरह उसके सुन्न दिमाग में लगातार गूंज रही थी और गुशान मजे से उसकी इस वाट लगी हुई हालत को देखता ही रहा। उसके होठों के कोने पर जीत वाली एक बहुत ही शातिर कमीनी स्माइल आ गई और वो एकदम हवाबाजी में बोला, मुझे पता है कि मैं जल्दबाजी कर रहा, लेकिन हमेशा के लिए एक दूसरे को अलविदा कहने से पहले मैं बस तुम्हें एक बार जी भर के बहुत अच्छे से देखना चाहता हूँ, क्योंकि शायद ये जुदाई अब हमेशा के लिए ही है। फिर उसने फुल स्वैग में टेबल से अपनी महंगी कार की चाबियां उठाई और उसकी उंगलियों के बीच एक बहुत ही तगड़े वीआईपी लग्जरी ब्रांड का एकदम कड़क लोगो जोर से चमकने लगा। उसने स्माइल पास की और बोला कि मैं ग्रैंड हयात के टॉप रूफटॉप सूट में रुका हूं और सच में वहां से बाहर का पूरा नजारा एकदम एक नंबर बवाल लगता है। आज रात अगर तू एकदम फ्री है या रिलैक्स करने के लिए कोई शांति वाली जगह ढूंढ रही है तो तू आराम से किसी भी टाइम वहां आ सकती है। वो एक पल को एकदम रुका था। उसकी बहुत ही शातिर और कातिलाना नजरें जिया शिंगशू की उंगली में पहनी हुई उस महंगी रिंग पर जाकर टिक गईं और वो बोला कि बस इसे एक पुराने दोस्त की एकदम आखिरी वाली विदाई समझ कर आना। उसने अपनी इस विदाई वाले शब्द पर इतना ज्यादा जोर दिया था जिसमें एक बहुत ही खतरनाक और ना झुकने वाला गहरा मतलब पूरी तरह से छिपा हुआ था, जो एकदम ही डरावना था। फिर उसने फुल एटीट्यूड में अपनी वो चाबियां सीधे टेबल पर फेंक दी और वो ठंडी कड़क चाबियां उस तेज धूप में बहुत ही खूंखार तरीके से चमकने लगी थी भाई। जिया शिंगशू की आंखें बिना किसी कंट्रोल के उन चाबियों पर जाकर पूरी तरह से चिपक गई थीं, जो एकदम बवाल लग रहा था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे अभी फट जाएगा और उसकी पसलियों के एकदम टुकड़े कर देगा। ग्रैंड हयात का वो रूफटॉप सूट और एक आखिरी वाली तगड़ी विदाई, एक आखिरी मुलाकात। मुझे अभी के अभी यहां से तुरंत पतली गली से निकलना होगा। इतना बोलते ही जिया शिंगशू झटके में हवा टाइट होकर अपनी जगह से बहुत तेज खड़ी हो गई थी। जिया शिंगशू एकदम झटके में वहां से खड़ी हुई और उसकी इसी भयंकर हड़बड़ी वाली हरकत से कॉफी वाली वो चम्मच अचानक गिर गई थी। वो चम्मच सीधे टेबल से नीचे गिरी और एकदम खटकने वाली तेज आवाज वहां गूंजी। उसकी इतनी भी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी कि वो दोबारा गुशान की उन कातिल आंखों में देख सके भाई। उसने तुरंत अपना हैंडबैग उठाया और वहां से इस तरह कल्टी मारी जैसे भाग रही हो। अलविदा मेरे दोस्त गुशान, उसने एकदम से घबराहट में बोला था। वो बहुत ही तेज कदमों से भागते हुए उस कैफे से बाहर निकली और पतझड़ वाले मौसम की वो एकदम ही ठंडी और कड़क हवा तेज थी, उसके जलते हुए चेहरे पर सीधे टकराई, लेकिन वो हवा उसके अंदर उठ रहे उस खौफनाक बवाल को बिल्कुल शांत नहीं कर पाई थी गुशान के वो एकदम आखिरी खतरनाक शब्द और साथ ही उसकी चाबियां। टेबल पर छूटी हुई वो चाबियां उसके सुन्न दिमाग में किसी जलते हुए लाल लोहे की तरह छप गई थी। वो अपनी कार में बैठी और दोनों हाथों से स्टीयरिंग व्हील को बहुत ही जोर से पकड़ा, टाइट पकड़ लिया था। हद से ज्यादा जोर लगाने की वजह से उसकी उंगलियां एकदम सफेद पड़ चुकी थीं। उसका वो लाल हुआ चेहरा और एकदम हवा टाइट वाली खौफनाक और बहुत ज्यादा घबराई हुई आंखें साफ दिखीं। कार के शीशे में एकदम साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी अचानक उसके हैंडबैग में रखा फोन बहुत ही जोर से वाइब्रेट हुआ। वो तांग शिंगू का एक वीचेट मैसेज था और फोन की स्क्रीन पर एकदम चमकते हुए लिखा था कि क्या तुम अपनी उस दोस्त के साथ बहुत ही अच्छे मजे कर रही हो? आज रात के खाने में क्या खाने का मन है? मैं खुद तुम्हारे लिए बनाऊंगा। ये इतने ज्यादा प्यार और फिक्र वाले शब्द देखकर, स्क्रीन पर लिखे उन शब्दों को पढ़कर जिया शिंगशू के दिल को ऐसा लगा जैसे किसी बहुत ही खतरनाक अनजान हाथ ने उसे बुरी तरह से जकड़ लिया हो। एकदम वो दर्द इतना ज्यादा जानलेवा और खूंखार था कि उसकी पूरी तरह से सांसें अटक गईं और एक बहुत ही तगड़ी वाली गिल्ट की भयानक लहर ने उसे तुरंत ही अपने अंदर पूरी तरह से डुबा लिया था। वो ऐसा कैसे कर सकती है? इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? वो बहुत जल्द तांग शिंगू की बीवी और पूरी तरह से दुल्हन बनने वाली थी यार। उसने खुद को रिलैक्स करने के लिए गहरी सांस ली और अपने कांपते हुए हाथों से झटके में रिप्लाई टाइप किया कि हम दोनों बहुत ही मजे से एकदम कड़क वाली बातचीत कर रहे हैं अभी तो, और मुझे आज रात तुम्हारे हाथों से बने हुए वो मीठे और खट्टे वाले रिब्स बहुत ही मजे से दबाकर खाने हैं सच में। मैसेज सेंड करने के बाद उसका दिमाग बुरी तरह दही हो गया था और वो अंदर से एकदम खल्लास और बहुत ही भयंकर थकी हुई फील कर रही थी सच में। वो ड्राइविंग सीट पर बेजान सी गिर पड़ी। उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं और गुजियान के उस चेहरे को अपने दिमाग से पूरी तरह से निकालने की कोशिश करने लगी थी। उसकी वो जादू भरी बातें भी गूंज रही थीं, लेकिन वो आखिरी अलविदा वाले शब्द उन बर्फ जैसी एकदम ठंडी गाड़ियों की चाबियों के साथ मिले थे। वो सब किसी पीछे पड़े हुए भूत की तरह थे जो उसके पहले से ही उलझे हुए दिमाग के अंदर बहुत ही पागलों वाली तेजी से एकदम लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। हर गुजरते दिन के साथ वो ख्यालात और भी ज्यादा साफ और लुभावने होते जा रहे थे। क्या सच में ये हमेशा हमेशा के लिए उनका एक आखिरी अलविदा था?
शादी से ठीक एक रात पहले जिया किंशु अपने मेकअप टेबल के सामने चुपचाप बैठी हुई थी। इतना भारी मेकअप होने के बावजूद उस शीशे में उसके चेहरे की वो थकान छिप नहीं रही थी। कल उसकी शादी है और वो शानदार बड़े से क्रिस्टल झूमर के नीचे खड़ी होकर अपनी जिंदगी का वो सबसे बेहतरीन और महंगा वाला शादी का जोड़ा पहनने वाली है। उसे पहनकर वो उस आदमी की तरफ कदम बढ़ाएगी जो उसे बेइंतहा प्यार करता है कायदे से। तो ये उसकी पूरी जिंदगी का सबसे खुशी वाला और एकदम परफेक्ट लम्हा होना चाहिए था यार, जिसका उसे जिंदगी भर से इंतजार था। लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर किसी धीमी आग पर बुरी तरह से उबल रहा था, जो बेचैनी और एक अजीब से दर्द से भरा हुआ था। वो तकलीफ गुजियान का, वो चेहरा गुजियान की वो भारी सी आवाज और उसकी उंगलियों के पोरों का, उसके हाथ की पीठ पर वो हल्का सा रगड़ खाना और उसे ऐसे छूना और उसका वो आखिरी अलविदा कहना भी, ये सारी की सारी चीजें उस पूरे लंबे दिन तक उसके दिमाग में किसी बवंडर की तरह लगातार बस घूमती ही जा रही थीं, जिन्हें दूर भगाना एकदम नामुमकिन सा हो गया था। उसने खुद को काम में बिजी रखकर अपनी सुन्न पड़ी भावनाओं को छिपाने की बहुत कोशिश की। कभी मेहमानों की पूरी लिस्ट चेक की, कभी वेडिंग प्लानर के साथ मिलकर कपड़ों और बाकी चीजों की फाइनल कॉन्फर्मेशन को दो बार चेक किया। लेकिन वो चाहे कुछ भी कर ले, एक ही ख्याल उसके पीछे एक साई की तरह चिपका हुआ था। तभी अचानक से उसके मोबाइल की स्क्रीन की लाइट चल उठी। वो किसी और का नहीं बल्कि गुजियान का भेजा हुआ एक मैसेज था मेरे भाई। उस मैसेज में कोई शब्द नहीं थे, बस एक फोटो थी। वो फोटो स्वीट के फर्श से लेकर एकदम ऊपर तक की बड़ी सी खिड़की से ली गई थी, जो ग्रैंड हयात की छत पर था। वहां से बाहर का शानदार और खूबसूरत नजारा एकदम साफ दिखाई दे रहा था। रात के समय वो शहर उन जगमगाती हुई लाइट्स के साथ बहुत ही ज्यादा प्यारा और किसी जादुई दुनिया जैसा लग रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ी सी आकाशगंगा वहां पर फैली हुई हो, एकदम रापचिक। उस बड़े से कांच में कमरे के उस महंगे वाले कोने की झलक साफ दिख रही थी, जिसमें गहरे मखमली चादर से ढके हुए उस विशाल बेड का एक किनारा भी नजर आ रहा था, एकदम बवाल। इसके अलावा एक भी और शब्द की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इस एक फोटो का असर उन 10,000 बोले गए शब्दों से भी कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक था यार। वो जगमगाती और आंखों को चुंधिया देने वाली खूबसूरत लाइट्स, वो महंगी और आलिशान सी जगह और वो एकदम खामोशी से भरा हुआ खतरनाक सा बुलावा था भाई। वो किसी न दिखने वाले हाथ की तरह जिया किंशु के दिल को बहुत ही जोर से निचोड़ रहा था। उसने अचानक से अपने मुंह को बहुत कसकर दोनों हाथों से ढक लिया था। उसका पेट अजीब तरीके से मरोड़ खा रहा था, जैसे सब कुछ पूरी तरह से उल्टा हो गया हो और उल्टी की भयंकर फीलिंग उसके गले तक आ गई थी। वो सीधे दौड़कर बाथरूम की तरफ भागी और टॉयलेट सीट के ऊपर झुककर उसे भयंकर वाली सूखी उल्टियां होने लगी। उसके आंसू बिना किसी कंट्रोल के बस एकदम लगातार बुरी तरह नीचे बह रहे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो सच में बीमार महसूस कर रही थी, बल्कि उस भयंकर दर्द की वजह से था जो उसे अंदर ही अंदर बुरी तरह चीर रहा था यार। और उस गहरे गड्ढे में गिरने का वो खतरनाक डर भी था। उसे बहुत अच्छे से पता था कि उसे ये गलत कदम बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए था भाई। एक गलत कदम का मतलब है कि उसके पीछे 10,000 और भयंकर गलतियां पक्का होंगी। वो तांग शिनवू से प्यार करती थी और उसे इस शादी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार भी था यार। वो एक शांत और बहुत ही खुशनुमा भविष्य की उम्मीद कर रही थी। लेकिन गुरजियान का क्या, वो आदमी जिसने उसकी जवानी पर सबसे ज्यादा गहरा और ना मिटने वाला निशान पीछे छोड़ दिया था यार। वो आदमी जो अब हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से पूरी तरह गायब होने वाला था। हमेशा के लिए अलविदा वाले वो शब्द किसी कुंद चाकू की तरह ही थे, जो उसकी नाजुक नसों को बड़ी ही बेदर्दी से काट रहे थे। तभी आवाज आई, किंशु क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? सब ठीक तो है ना, अंदर बता दो। बाहर से तांग शिनवू की फिक्र से भरी हुई वो आवाज एकदम साफ सुनाई दी और उसके साथ ही दरवाजे पर खटखटाने की एक हल्की सी आवाज भी आई थी। किंशु ने जल्दी से वो नल चालू किया और अपने चेहरे पर एकदम ठंडा पानी डालने लगी, ताकि वो किसी तरह से अपने रोने के उन निशानों को पूरी तरह से छिपा सके, जो बहुत ही जरूरी था। उसने अपनी तरफ से आवाज लगाई, नहीं, मैं एकदम ठीक हूं। अपनी आवाज को बहुत शांत रखने की पूरी कोशिश करते हुए वो बोली, मुझे लगता है कि मैं एकदम से ठीक ही हूं। मैं बस थोड़ी सी नर्वस हूं, इसलिए मेरा पेट थोड़ा सा खराब लग रहा है। क्या तुम्हें किसी दवाई की जरूरत है या फिर मैं तुम्हारे लिए अंदर से लाऊं? एक गिलास हल्का गर्म पानी लेकर आऊं? तांग शिनवू की उस आवाज में साफ तौर पर ना खत्म होने वाली भयंकर चिंता और बहुत ज्यादा फिक्र भरी हुई थी, जो सच बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं, सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है, जिया किंशु लगभग चीखते हुए जोर से बोली, जिसमें एक अजीब सा और खतरनाक सा तीखापन भरा हुआ था, जिस तीखेपन का उसे खुद भी एहसास तक नहीं था। वो बोली, मैं बस अपना मुंह अच्छे से धो लूंगी और सब कुछ एकदम से ठीक हो जाएगा। तुम कोई भी चिंता बिल्कुल मत करो। तुम जाकर पहले सो जाओ, हमें कल सुबह बहुत जल्दी उठना है। इसके बाद दरवाजे के ठीक बाहर कुछ सेकंड्स के लिए एक बहुत अजीब सी खामोशी पूरी तरह से छा गई थी यार। ठीक है किंशु, फिर तुम जाकर जल्दी से आराम कर लो और इस बात की बहुत ज्यादा फिक्र या चिंता मत करो, सब ठीक होगा। तांग शिनवू की आवाज एकदम से बहुत धीमी पड़ गई थी, जिसमें एक हल्की सी उदासी साफ झलक रही थी। जिया किंशु बाथरूम की उस बहुत ठंडी सिरेमिक दीवार के सहारे जाकर आराम से खड़ी हो गई थी और धीरे धीरे फर्श पर नीचे की तरफ खिसकने लगी। वो बर्फ जैसी खतरनाक ठंड उसके पतले से नाइट गाउन को आर पार चीरते हुए उसके शरीर में घुस रही थी, लेकिन वो ठंड उसके दिल में धधक रही, उस भयंकर आग को बिल्कुल शांत नहीं कर पाई। उसने शीशे में उस अजीब औरत को लगातार देखा, जिसकी आंखें खून की तरह एकदम लाल थीं और वो पूरी तरह से हक्की बक्की लग रही थी। उसे वो इंसान बहुत ही ज्यादा अजीब और एकदम नफरत करने लायक ही लग रहा था मेरे यार। उसका फोन एक बार फिर से बहुत तेजी से वाइब्रेट हुआ। अभी भी वो गुरु शिन ही था और इस बार उसने एक टेक्स्ट मैसेज भेजा था, अकेले बैठकर इस शहर का रात वाला खूबसूरत नजारा देखना सच में काफी अकेलापन देता है। शायद मैं खुद भी यहाँ पर एक आखिरी अलविदा का ही तो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ।
आज अलविदा वाले उन दो खतरनाक शब्दों ने एकदम आखिरी चोट की तरह जिया किंगशू के उस डगमगाते हुए समझदारी वाले बांध को पूरी तरह से तहस नहस करके रख दिया था, जो बहुत ही खतरनाक था। पछतावे और नाकामी नाम के उस बहुत बड़े भयंकर बवंडर ने आखिरकार उसे पूरी तरह से निगल लिया था और वो उसमें पूरी तरह से डूब गई थी, जो सच है। वो एकदम से उछल कर खड़ी हो गई। अब उसकी आंखों में कोई भी कश्मकश बाकी नहीं थी। वो इस भयंकर पछतावे को अपने दिल में रखकर तांग शिनवू की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती थी। उसे वहां जाना ही था और सब कुछ हमेशा के लिए खत्म करने के लिए गुशिन से मिलना था, ताकि वो सारी अनकही बातें बोल सके जो थी। आज रात उन सारी उलझी हुई और खतरनाक भावनाओं को हमेशा के लिए पूरी तरह से दफनाने के लिए सिर्फ तभी उसे वो असली शांति मिल सकेगी, ताकि वो बेचारी आराम कर सके। यार, कल बिना किसी बोझ और रुकावट के वो उस चर्च में शांत से अंदर जा सके और अपने तांग शिनवू की तरफ बड़े प्यार से कदम बढ़ा सके, एकदम अच्छे जैसे उसके अंदर कोई भूत आ गया हो। उसने जल्दी से अपने पजामे को निकालकर फेंक दिया और एक बहुत ही सादी सी काली ड्रेस पहन ली। उसने अपने चेहरे पर बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया और अपना हैंडबैग और गाड़ी की चाबियां उठाकर अपनी सांसों को किसी शातिर चोर की तरह एकदम से जोर से रोक लिया था। वो दबे पांव चलकर बेडरूम का दरवाजा बहुत आराम से खोलने की कोशिश कर रही थी। बाहर लिविंग रूम में एकदम भयंकर वाला डरावना अंधेरा पूरी तरह से छाया हुआ था। यार, सिर्फ तांग शिनवू के कमरे के दरवाजे की दरार से एक बहुत हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी, जिसका मतलब था कि वो आदमी अभी भी बिल्कुल भी नहीं सोया था। यार, जिया किंगशू का दिल डर के मारे उसके हलक तक आ गया था। खौफ की वजह से उसके कदम बुरी तरह से कांप रहे थे और हवा टाइट थी। उसे हल्की सी भी आवाज करने से भयंकर डर लग रहा था। वो अपनी खुद की आवाज, उसके सीने के अंदर उसका अपना दिल एकदम खौफनाक तरीके से बहुत जोर जोर से धड़क रहा था और वो डरावनी आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि कान सुन हो गए। आखिरकार वो मेन दरवाजे तक पहुंची। वो ठंडा लोहे का दरवाजा, उसने उस हैंडल को बहुत ही ज्यादा कसकर अपने हाथ में पकड़ा। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया ताकि वो हैंडल को बहुत ही ज्यादा धीरे से और एकदम चुपचाप बिना कोई भी आवाज किए घुमा सके। वो हल्की सी आवाज इतनी कम थी कि सच में किसी को भी बिल्कुल सुनाई न दे सके, पर उस खौफनाक और सन्नाटे वाली रात में वो आवाज किसी खतरनाक बिजली के कड़कने जैसी लग रही थी। वो चुपके से बाहर निकली और अपने पीछे वो दरवाजा एकदम शांति से बंद कर दिया और तांग सिन्मू की उस हल्की और गर्म सांसों से भरे हुए घर को हमेशा के लिए वहीं पीछे छोड़ दिया। हॉलवे के अंदर की वो ठंडी हवा एकदम से बहुत तेजी से अंदर आई, जिससे वो लड़की पूरी तरह से कांप उठी। वो भागते हुए सीधा लिफ्ट की तरफ गई और उसने जल्दी से नीचे जाने वाला बटन दबा दिया। लिफ्ट के वो दरवाजे बहुत ही धीरे धीरे खुले। अंदर से एकदम खाली थी, वहां कोई नहीं था। उस रोशनी में उसका एकदम सफेद और बिना खून का डरा हुआ चेहरा साफ चमक रहा था। वो किसी भटकती हुई डरावनी आत्मा या भूत से बिल्कुल भी अलग नहीं लग रही थी। वो अपनी गाड़ी के अंदर जाके बैठी और उसने तुरंत अपनी गाड़ी चालू की। उसकी वो कार पार्किंग गैराज से बहुत ही ज्यादा तेजी से बाहर निकली और आधी रात के उस सन्नाटे वाले खाली ट्रैफिक में जाकर पूरी तरह गायब हो गई। शहर की चमकती हुई वो मस्त रंगीन लाइट्स, उसकी खाली आंखों में भूतिया और अजीब से रंग चमक रहे थे। उसे खुद भी नहीं पता चला कि वो आखिर किस तरह से गाड़ी चलाते हुए ग्रैंड हयात होटल तक पहुंच गई थी। पार्किंग वाला आदमी उसके पास आया। उसने कार की चाबी एकदम बिना किसी जान के उसे पकड़ा दी, बिल्कुल उस कठपुतली की तरह जिसके सारे धागे किसी ने काट दिए हों। लिफ्ट उसे सीधा ऊपर छत वाले फ्लोर पर ले गई। उस पूरे रास्ते में एक बहुत ही ज्यादा मोटा और एकदम मुलायम कालीन बिछा हुआ था, जिससे हर एक कदम एकदम बिना किसी आवाज के पड़ रहा था। वो उस रूम नंबर वाले एक बहुत ही ज्यादा भारी लकड़ी के दरवाजे के ठीक सामने जाकर खड़ी हो गई। उसे छूने से पहले ही उसकी उंगलियां बहुत खौफनाक तरीके से कांपने लगी थीं। दरवाजे की घंटी एकदम उसकी आंखों के ठीक सामने ही लगी हुई थी, लेकिन वो घंटी उसे हजारों मील दूर लग रही थी। क्या मुझे सच में अंदर जाना ही चाहिए? यार, अगर मैंने बस एक बार अंदर कदम रख दिया तो फिर वहां से वापस लौटने का कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। यार, तांग सिन्मू का वो सीधा सा चेहरा, उसकी वो प्यारी सी मुस्कान और उसका वो बेवकूफों की तरह अजीब तरीके से उसके लिए खट्टे मीठे रिब्स पकाने का वो बहुत ही प्यारा सा स्टाइल। शादी के लिए पूछते वक्त टेंशन के मारे उसके हाथों से पूरा पसीना छूट रहा था। वो सारे सीन उसकी आंखों के सामने ऐसे चमकने लगे जैसे आग की तरह एकदम लाल, और गर्म ब्लेड सीधे उसके दिल के अंदर बहुत ही गहराई तक चुभ रहे हों। नहीं, मैं ऐसा घटिया काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती। वो अचानक से पीछे की तरफ मुड़ी ताकि उसी पल वहां से हमेशा के लिए बहुत दूर भाग जाए, लेकिन तभी उसके ठीक सामने वाला वो बहुत भारी दरवाजा एकदम शांति से बिना किसी आवाज के खुल गया। गुड़ा शियान वहीं पर उसके ठीक सामने खड़ा हुआ था। उसने एक गहरे रंग का रेशमी बाथरोब पहन रखा था। उसका कॉलर थोड़ा सा खुला हुआ था, जिसमें से उसका वो कड़क और मजबूत सीना हल्का सा दिखाई दे रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बस अभी अभी नहाकर बाहर निकला हो। उसके बाल अभी भी हल्के से गीले थे, जिनमें से एक बहुत ही ताजी और मस्त बॉडी वॉश की खुशबू पूरी तरह से महक रही थी। उसने दरवाजे के बाहर एकदम खोई हुई सी हालत में खड़ी उस जिया किंगशू को बहुत ही ज्यादा गहरी नजरों से देखा। उस लड़की का चेहरा एकदम कागज की तरह सफेद पड़ चुका था, लेकिन उस लड़के के चेहरे पर कोई भी हैरानी बिल्कुल नहीं थी। बस एक शांत सा लुक था और हल्की सी स्माइल थी, जैसे उसे इस रायते का पहले से ही पूरा अंदाजा हो। गुशियान ने बहुत ही किलर स्माइल दी और फुल स्वैग में कहा, तुम आखिरकार आ ही गई। उसकी आवाज एकदम गहरी और बहुत ही ज्यादा शांत थी, जैसे वो एक लंबे टाइम से बस उसी बंदी का पूरे दिल से इंतजार कर रहा था। वो थोड़ा साइड में हटा और उसे अंदर आने का इशारा किया। रूम के अंदर एक बहुत ही हल्की सी गर्म रोशनी थी और एक महंगे परफ्यूम की महक तैर रही थी। इसके साथ ही खिड़की के बाहर इस पूरे शहर की रात की बहुत ही ज्यादा खतरनाक और दिल चीरने वाली एक नंबर कड़क वाइब साफ दिखाई दे रही थी। जिया किंगशू उस चौखट पर एकदम किसी जमी हुई पत्थर की मूर्ति की तरह शांति से खड़ी रह गई।
उसके ठीक पीछे एक ऐसे गहरे कुएं का खौफनाक और एकदम डरावना अंधेरा था जो एक अनजाने डर से पूरी तरह भरा हुआ था, और उसकी आंखों के ठीक सामने एक ऐसा नशा था जो जानलेवा तरीके से उसे अपनी तरफ खींचने का काम कर रहा था। उसने गुशियान की उन गहरी आंखों में बहुत गौर से देखा, वो आंखें जो किसी भी इंसान की आत्मा की आर पार एकदम साफ देखने की ताकत रखती थीं। उसके होठों पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली स्माइल थी। अब उस बंदी के अंदर बचने वाली वो आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह से टूटकर चकनाचूर हो गई। उसने अपनी आंखें बहुत ही कसकर बंद कर ली, एक गर्म आंसू उसके गालों से नीचे बहकर गिरा, और फिर उसने हार मानकर अपना अगला कदम आगे बढ़ा ही दिया, जैसे किसी ऐसे खतरनाक बुरे सपने में घुस रही हो जहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता ही न बचे। उसने उस दरवाजे को पार किया। उसके ठीक पीछे वो भारी दरवाजा धीरे से एकदम बिना किसी आवाज के बंद हो गया। उसने बाहर की पूरी दुनिया से उसे हमेशा के लिए अलग कर दिया, और उसके पीछे लौटने के सारे रास्ते भी एकदम पूरी तरह से काट दिए। शिंगे बैंक्वेट हॉल के अंदर तो उस बहुत बड़े और ठंडी रोशनी फेंकने वाले क्रिस्टल झूमर के ठीक नीचे ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वक्त ही एकदम से जम गया हो, जिसने उस लाल कालीन पर खड़े आदमी और औरत की परछाइयों को खींचकर बहुत ही ज्यादा लंबा और एकदम अजीब सा डरावना बना दिया था। मेरे चेहरे पर छाई हुई वो ठंडी स्माइल किसी लोहे के मजबूत मुखौटे की तरह एकदम सख्त थी। मैंने जिस बहुत ही धीरे और पक्के तरीके से जिया किंगशू की हर एक उंगली को वहां से हटाया ना, वो एकदम किसी खौफनाक और खतरनाक पूजा जैसा लग रहा था, जिसे देखकर वहां खड़े हर एक इंसान की पूरी तरह से रूह कांप गई थी। सच जैसे ही मैं उसके कान में कुछ भी फुसफुसाने के लिए हल्का सा आगे झुका, जिया किंगशू का चेहरा भयंकर खौफ से तुरंत ही सफेद पड़ गया और उसकी हवा टाइट हो गई थी। उसका अपनी उस कॉलर बोन को छुपाने वाला सीन उन सारे मेहमानों की आंखों में किसी खतरनाक शांत बिजली की तरह गिरा, जो बेचारे अपनी सांस रोककर इस पूरे बड़े कबाड़े को एकदम घूर घूर कर देख रहे थे। भिन भिनाहट उस डरावनी खामोशी के एक छोटे से पल के बाद अचानक से फुसफुसाने की बहुत तेज आवाजें आने लगी, और सारे लोग बिना रुके पागलों की तरह एक दूसरे से कानों में गॉसिप फुसफुसाने लग गए। अबे तुमने अभी क्या बोला यार, कौन सा निशान? हे मेरे भगवान, मुझे ये सब फालतू बातें मत बताओ, क्या दुल्हन की गर्दन पर सच में वो वाला निशान है? जल्दी उधर मुड़कर देखो ना मेरे भाई। जिया किंगशू अपनी गर्दन को छिपाने की पूरी कोशिश कर रही है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता एकदम शादी वाले दिन से ठीक पहले। सच में ये लड़की तो एकदम ज्यादा बेशर्म निकली यार। बेचारा तांग से मुंह इस लोचे के बाद अब कौन शादी के बारे में सोच भी सकता है। वो गॉसिप का शोर उबलते हुए बर्तन की तरह एकदम खौल रहा था मेरे भाई, और अचानक से वो शोर पूरी तरह फट पड़ा। कुछ की आंखों में नफरत थी तो कुछ शौक में थे, किसी को दया आ रही थी और कुछ मजे ले रहे थे कि क्या भारी कबाड़ा हुआ। हर तरह की नजरें उन जहरीले तीरों जैसी लग रही थीं, जो एक साथ सीधा लाल कालीन के एकदम बीचों बीच आकर टिक गई थी मेरे भाई। जहां पर जिया किंगशू एकदम लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई थी, उसने अपनी कॉलर बोन के निचले हिस्से को बहुत ज्यादा कसकर पकड़ रखा था, और उसका पूरा का पूरा जिस्म बुरी तरह ऐसे कांप रहा था जैसे तेज हवा में कोई पत्ता हिलता हो। उसके आंसू बारिश की तरह टपक रहे थे, लेकिन उसने फिर भी बहुत ताकत लगाकर अपने होंठ कसकर चबा लिए थे, और एक हल्की सी आह तक निकालने की उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। एक बहुत ही खतरनाक लेवल की बेशर्मी और भारी गिल्ट अब उसे पूरी तरह से बस निगलने ही वाला था यार। ओ मेरी किंगशू, मेरी प्यारी बच्ची। जिया किंगशू की माँ आखिरकार दर्द से बुरी तरह रो पड़ी, और उनके मुंह से एक बहुत ही खौफनाक और एकदम दिल चीरने वाली तेज चीख निकल गई। वो लड़खड़ाते हुए उस लाल कालीन पर भागना चाहती थी, लेकिन उन्हें किंगशू के पापा ने कसकर पीछे पकड़ लिया, जिनका चेहरा भी डर से एकदम राख की तरह सफेद पड़ चुका था और उनके होंठ कांप रहे थे। पर वो अपनी बीवी को संभालने की पूरी जान लगाकर बहुत कोशिश कर रहे थे। शांत हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ प्लीज। होस्ट को भी आखिरकार अपनी आवाज वापस मिल ही गई। वो लौंडा बहुत तेजी से आगे आया और इस भयंकर फैले हुए पूरे रायते को पूरी तरह समेटने की कोशिश करने लगा। उसकी आवाज एकदम सूखी और डर से कांप रही थी। वो बोला, मुझे पक्का यकीन है कि यहाँ जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। आप सब लोग प्लीज एकदम पूरी तरह शांत हो जाइए और अपना मुंह बंद रखिए, प्लीज थोड़ा शांति बनाए रखिए। वो बिना किसी मतलब के अपने हाथ पैर हवा में हिला रहा था ताकि पूरे हॉल में गूंज रही उस गॉसिप की खौफनाक आवाज को किसी तरह से दबा सके। मैं बहुत ही जोर से हंस पड़ा, एकदम डार्क वे में। क्या गलतफहमी थी? मैं सीधा खड़ा हुआ और मैंने एमसी को ऐसी खतरनाक नजर से घूरा जैसे बर्फ की कोई एकदम ठंडी नुकीली सुई हो। मेरे होठों पर छाई हुई वो एकदम ठंडी और बहुत ही कातिलाना स्माइल अब पहले से भी कहीं ज्यादा गहरी और खुखार हो चुकी थी। दोस्त, मैंने जिया किंगशू की तरफ दोबारा मुड़कर देखने की भी बिल्कुल कोई जहमत नहीं उठाई, जैसे कि वो सड़क पर फेंका हुआ कोई बहुत ही गंदा और एकदम रद्दी कचरा हो। मैंने अपना चेहरा सीधा सामने बैठी हुई भीड़ की तरफ घुमाया और मेरी एकदम सटीक नजरें सीधा एक खास कोने पर जाकर पूरी तरह लॉक हो गईं, जहां से एक फट्टू इंसान एकदम चुपचाप पतली गली से खिसकने की पूरी कोशिश कर रहा था। गुशान, ओ मेरे भाई गुशान। मेरी बहुत ही भारी और कड़क आवाज उस बड़े माइक से सीधा बाहर गूंज उठी। मेरी आवाज एकदम साफ और बहुत ही तेज थी, जिसमें एक तगड़ा डार्क सार्काज्म भरा था, जो उस पूरे बैंक्वेट हॉल में बहुत ही भयंकर तरीके से लगातार गूंज रहा था। मैंने फुल स्वैग में कहा कि असली खेल तो अभी खत्म ही नहीं हुआ है, तो तू इतनी जल्दी यहाँ से कल्टी क्यों मार रहा है भाई? वहां मौजूद सबकी नजरें तुरंत ही सीधा गुशान पर जाकर लॉक हो गईं। उसने एक बहुत परफेक्ट और महंगा डार्क सूट पहना हुआ था मेरे यार। वो लंबा और एकदम रौबदार लग रहा था, जिससे किसी बहुत बड़े वीआईपी वाली वाइब आ रही थी, लेकिन इस वक्त वो सबके सामने सिर्फ एक बड़ा जोकर बनकर पूरी तरह से रह गया था। ये सुनते ही उसका पूरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। उसके चेहरे का पुराना रिलैक्स एटीट्यूड अब चकनाचूर हो चुका था और उसकी भवें एकदम हल्की सी बुरी तरह से सिकुड़ सी गई थी यार। उसने मुझे एकदम वार्निंग देने वाली नजरों और थोड़ी सी कंफ्यूजन के साथ घूरा, जो उसका डर बता रही थी, और वो धीरे से बोला कि मेरे भाई तांग शिनवू। गुशान की आवाज अभी भी काफी ज्यादा बैलेंस और शांत थी, लेकिन उसका वो पुराना वाला एकदम खूंखार घमंड अब पूरी तरह हवा में गायब हो चुका था। सच
वो अपनी फटी हुई हालत में बोला कि ये तेरे और मिस जिया के बीच का पर्सनल मैटर है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं इसमें बीच में ना ही पड़ूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्त। वो अभी भी सबके सामने अपनी इज्जत बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। बीच में ना पड़ूं ये बात मेरे कानों में किसी भद्दे मजाक की तरह पड़ी थी, जैसे ये इस पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा बेवकूफी वाली फालतू बात हो। मैं धीरे से हंसा और मेरी वो हंसी सामने वाले की हड्डियों तक को जमा देने वाली थी। मैंने उसे रोस्ट करते हुए कहा कि जब तू मेरी बीवी पर निशानी छोड़ रहा था तब तेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि तुझे इस फटे में नहीं पड़ना चाहिए। मैंने निशानी वाले उस शब्द पर जानबूझकर बहुत जोर दिया था और मेरी कातिल नजरें सीधा जिया शिंगशू की कॉलर बोन पर टिक गईं, जिसे वो लगातार छुपा रही थी यार, जिसे जिया शिंगशू ने अपने हाथों से बहुत टाइट करके ढका हुआ था। ये सुनकर गुशान का चेहरा तुरंत ही एकदम खौफनाक और बहुत ही ज्यादा भद्दा सा हो गया था। एकदम सच, उसकी नजरें गुस्से से पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। लेकिन ठीक अगले ही पल शिंगशू चिल्लाई, तांग शिनवू, बस करो, तुम्हारी बकवास बहुत ज्यादा हो चुकी है सच में यार। जिया शिंगशू ऐसे चीखी जैसे कि उस एक लाइन ने सीधे उसके दिल को बहुत बुरी तरह से चीर दिया हो और उसकी बची इज्जत की सरेआम पूरी धज्जियां उड़ा दी हों। सच, उसने अचानक अपना सिर ऊपर उठाया और बहती हुई आंखों से रोते हुए जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज एकदम तीखी थी और भयंकर इमोशन से पूरी फट रही थी भाई। वो जोर से चिल्लाई कि वो मैं ही थी जो एकदम बेशर्मों की तरह उसे ढूंढते हुए गई थी। मैं ही वो घटिया और 2 कौड़ी की लड़की हूं सच में। उसका इस पूरे मामले से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें गालियां देनी है तो मुझे 2 फालतू का तमाशा बनाकर खुद को सबके सामने सरेआम इतना ज्यादा जलील और बेइज्जत करना तुरंत ही बंद कर दो आज। बेइज्जत। मैंने झटके से अपना सिर घुमाया और मेरी नजरें आग में तपते हुए 2 लाल और खतरनाक चाकुओं की तरह हो गई थी, एकदम जो सीधा जिया शिंगशू के चेहरे को काट रही थी। मेरा शांत एटीट्यूड अब पूरी तरह टूट चुका था और मेरे अंदर एक बहुत ही भयानक उबलता हुआ और एकदम खूंखार गुस्सा बाहर आ गया, जो वहां मौजूद हर चीज को पूरी तरह जलाकर राख करने के लिए तैयार था। मैंने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए एकदम खूंखार आवाज में उससे ये कहा, जिया शिंगशू, तो अब तुझे समझ आया कि बेइज्जती क्या होती है। जब तू मजे से उसके बिस्तर में जा घुसी थी तब तुझे ये शर्म क्यों नहीं आई थी, एकदम महसूस नहीं हुई? तू आज मेरे खुद के पैसों से खरीदी शादी की ड्रेस पहनकर यहाँ खड़े होकर मजे से हमारी शादी तोड़ने वाली बातें कर रही है, बड़े ही आराम से आज बोल रही है। तब तुझे वो बेइज्जती और शर्म महसूस क्यों नहीं हुई थी? अपने भयंकर खुखार गुस्से की वजह से मेरी आवाज एकदम हल्की सी कांप रही थी यार। थी मेरे मुंह से निकला हर एक लफ्ज जहरीली बर्फ के नुकीले टुकड़ों की तरह था, जो सीधा जाकर जिया शिंगशू के सीने में बहुत बुरी तरह से चुभ रहा था और खून निकाल रहा था दोस्त। वहां मौजूद हर एक मेहमान के कानों के पर्दे फाड़ रहा था। वो पूरा हॉल एक बार फिर से एकदम खौफनाक और भयंकर सन्नाटे में, डरावने सन्नाटे में डूब गया था और वहां सिर्फ जिया शिंगशू के बेकाबू होकर फूट फूट कर रोने और तड़पने की आवाज ही बहुत साफ सुनाई दे रही थी दोस्त। एकदम कसम से भाई। सोंगशुन भाई, तू एकदम शांत हो जा चेनगांग। और मेरे कुछ जिगरी दोस्तों से ये तमाशा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वो भागकर सीधे रेड कार्पेट पर आ गए। उन्होंने मेरे हाथों को बहुत टाइट पकड़ लिया था क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं मैं गुस्से में कोई भयंकर कांड, बड़ा बवाल ना कर दूं। मम्मी, आपको क्या हुआ? मेरी बहन की बहुत ही खौफनाक और घबराई हुई तेज चीख सीधे मेन टेबल की तरफ से गूंजी थी। एकदम अचानक मेरी मां ने अपने सीने को कसकर पकड़ा हुआ था, उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था और वो सीधा बेहोश होकर मेरे पापा की बाहों में बुरी तरह से नीचे गिर पड़ी थी। सच, साफ दिख रहा था कि वो इतना भयंकर शॉक बिल्कुल भी नहीं झेल पाई और उनका फ्यूज उड़ गया। वो पूरी तरह बेहोश हो गईं। अपनी पत्नी को संभालते हुए मेरे पापा ने अपना सिर ऊपर उठाया और उनकी आंखों में बहुत गहरा दर्द और भयंकर वाला उबलता हुआ तेज गुस्सा भरा था। सच, वो मुझे और स्टेज पर खड़ी उस औरत को घूर रहे थे जिसने ये पूरी शादी तबाह कर दी थी। वहां का पूरा सीन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। चारों तरफ रोना चिल्लाना और भयंकर बहस चल रही थी। वो फुसफुसाहट किसी उबलते गर्म बर्तन जैसी थी जिसमें सबका दिमाग दही हो रहा था, एकदम बुरी तरह से। इसे तुरंत नीचे लेकर जाओ। मैंने गहरी सांस ली और अपने सीने में उठ रहे उस जानलेवा तूफान को पूरी तरह से दबाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की थी। एकदम पक्का सच। चेनगांग से बात करते हुए मेरी आवाज बहुत भारी और फटी हुई थी, लेकिन मेरी कातिल नजरें अभी भी सीधे उसी पर टिकी थीं। गुशान पर लॉक थीं, बिना हिले, बिल्कुल किसी ऐसे खतरनाक और जंगली शिकारी की तरह जिसने अपने शिकार को एकदम फिक्स कर लिया हो, पक्का वाला। चेनगांग और मेरे एक दोस्त ने तुरंत उस बेजान सी जिया शिंगशू को सहारा दिया और उसे घसीटते हुए सीधा बगल वाले उस लाउंज के अंदर लेकर चले गए थे। एकदम गए जिया शिंगशू की रूह पूरी तरह टूट चुकी थी और वो किसी टूटी हुई गुड़िया जैसी लग रही थी जो बिना कुछ बोले उन्हें खुद को घसीटने दे रही थी और उसके आंसू एकदम तेज रफ्तार में गिर रहे थे, उसके गालों पर गिर रहे थे। मैंने अब उस तमाशे की तरफ नीचे बिल्कुल नहीं देखा और ना ही अपनी बेहोश पड़ी मां की तरफ कोई भी ध्यान दिया था दोस्त। मैं एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए किसी भयंकर जानलेवा खौफ की तरह सीधा गुशान की तरफ जा रहा था, जो उस वक्त एकदम फटी हालत में उस जगह पर खड़ा हुआ था, कोने में खड़ा था। वहां भीड़ ने डर के मारे अपने आप मुझे आगे जाने का रास्ता दे दिया। गुशान ने एकदम डर में मुझे अपनी तरफ आते हुए बहुत ही ध्यान से देखा। मेरी आंखें नर्क से निकले हुए किसी खूंखार राक्षस जैसी लग रही थीं और अब उसके चेहरे की शांति पूरी तरह से टूटकर चकनाचूर हो चुकी थी। डर के मारे उसके कदम अपने आप पीछे हट गए। वो सख्त बनने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज बुरी तरह से कांप रही थी। दोस्त सॉन्ग शिनवेई, तुझे क्या लगता है तू क्या कर रहा है? ये पब्लिक जगह है। पब्लिक जगह। मैंने एकदम डार्क टोन में हंसकर सार्काज़्म मारा था। मैं उससे बस एक कदम की दूरी पर जाकर रुक गया। हम दोनों की हाइट बराबर थी और हमारी कातिल नजरें हवा में बहुत बुरी तरह से आपस में टकराईं, जैसे चिंगारियां उड़ रही हों। जब तूने मेरी होने वाली बीवी पर सरेआम निशानी छोड़ी थी तब तुझे याद क्यों नहीं आया कि वो एक पब्लिक जगह थी? मेरी आवाज एकदम भारी और गहरी हो गई थी, लेकिन मेरा हर एक शब्द तेज धार वाले चाकू की तरह बहुत ही ज्यादा नुकीला था। सच,
जिसमें से खून की एकदम गाढ़ी महक आ रही थी। तू देख, मुझ पर इस तरह के झूठे इल्जाम लगाने की बिल्कुल भी जुर्रत मत करना। गुशान का चेहरा एकदम पीला पड़ गया और उसकी हवा टाइट थी। मैं तुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा हूं। मैंने अचानक झपट्टा मारा और गुशान को बहुत ही कसकर पकड़ लिया था मेरे दोस्त। मैंने सामने से उसके सूट का कॉलर एकदम जोर से जकड़ लिया था और मेरी यह हरकत बिजली की तरह बहुत तेज थी। सच में मेरी इस खतरनाक ताकत से गुशान एकदम शौक में आ गया और वो आगे खिंचता हुआ बुरी तरह लड़खड़ा गया, जबकि उसका वो महंगा सूट मेरी एकदम टाइट पकड़ में पूरी तरह से सिकुड़ कर रह गया था। दोस्त, तू ये क्या कर रहा है? मुझे छोड़ दे। गुजियान की उस वक्त पूरी तरह से हवा टाइट हो चुकी थी और वो भयंकर गुस्से में बहुत बुरी तरह से लगातार छटपटा रहा था। ये क्या? मैंने अपना चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब ला दिया था कि हमारी नाक एक दूसरे से लगभग एकदम टकरा ही रही थी। मेरी उन कातिलाना आंखों में भयंकर नफरत और बहुत खतरनाक जम जाने वाला खौफनाक और जानलेवा इरादा भरा हुआ था, जिसने गुरजियान की रूह तक को अंदर से बुरी तरह कंपा कर रख दिया था। गुरजियान, मेरी बात को एकदम अपने कान खोलकर ध्यान से सुन। मेरी आवाज मेरे दांतों के बीच से किसी खतरनाक सांप की तरह फुफकारते हुए बाहर निकल रही थी। मेरा बोला गया एक एक लफ्ज भयंकर जहर में डूबा था। जिन भी चीजों को तूने छुआ है ना, उन सबको मैं खुद अपने इन हाथों से एक एक करके बहुत ही आराम से पूरी तरह तबाह कर दूंगा। और फिर अचानक से मैंने उसे छोड़ दिया। मेरा धक्का इतना ज्यादा तगड़ा और खतरनाक था कि गुजियान खुद को संभालने से पहले ही पीछे की तरफ लड़खड़ाते हुए कई कदम दूर जाकर गिरा। उसका चेहरा पहले एकदम लाल हुआ और फिर डर से पूरा सफेद पड़ गया और उसके वो सेट बाल पूरी तरह से बिखर चुके थे। अब उसकी शक्ल किसी फट्टू जैसी लग रही थी। मैंने उसकी तरफ दोबारा पलटकर भी बिल्कुल नहीं देखा, जैसे मानो उसे एक बार और देखना भी मेरी नजरों में किसी भयंकर गंदगी से भी ज्यादा गंदा और घटिया काम हो। मैं पीछे मुड़ा और मेरी उन तीखी नजरों ने उस भयंकर सन्नाटे में डूबे हुए पूरे के पूरे शादी वाले हॉल की उस भसड़ को एकदम देखा। मेरी नजरें मेरे माँ बाप के उन दर्द भरे चेहरों से होते हुए मेरे जिगरी दोस्तों के उन परेशान और खौफ में डूबे चेहरों से होकर गुजरी और आखिरकार उस लाउंज के कसकर बंद किए गए दरवाजे पर जाकर एकदम रुक गई। मैंने बड़े ही घमंड और एटीट्यूड के साथ खुद को पूरी तरह से सीधा खड़ा कर लिया। मेरी बोट आई भी थोड़ी सी खिसक कर एकदम टेढ़ी हो चुकी थी। मेरे चेहरे पर एक बार फिर से वही ठंडी और पागलपन से भरी हुई खौफनाक सी मुस्कान लौट आई थी। एंकर, मेरी कड़क आवाज गूंजी। मैं बोला, मेरी आवाज बहुत तेज तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन इतनी साफ जरूर थी कि पूरा का पूरा हॉल उसे सुन सके। वो एंकर, जो अभी भी सदमे में था, मुझे घूरने लगा। मैंने अपना हाथ उठाया और उस लाउंज की तरफ सीधा इशारा किया। मेरा लहजा एकदम डरावनी हद तक शांत था, लेकिन फिर भी उसमें एक ऐसा खौफनाक और बहुत ही कड़क आदेश था जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे थे। जाओ और जाकर दुल्हन को बाहर यहां बुला लाओ। मैं एक पल के लिए एकदम चुप हो गया। मेरी आंखें जमी हुई गहरी खाई जैसी एकदम खतरनाक थी। मैंने अपना एक एक शब्द उस खामोश हवा में बड़ी बेबाकी से फेंका। मैंने कहा, यह शादी ऐसे ही चालू रहेगी। मेरी आवाज बिल्कुल भी ऊंची नहीं थी, लेकिन वो आवाज एकदम किसी तगड़े और खौफनाक बिजली की तरह थी जो साफ आसमान में कड़की हो। उस हॉल के उस जानलेवा सन्नाटे को बुरी तरह से चीरते हुए आगे बढ़ गई। वहां मौजूद हर एक इंसान पूरी तरह से एकदम सन्न रह गया था। उन्हें तो खुद पर ही शक होने लगा था कि क्या उन्होंने एकदम सही सुना है। एंकर का मुंह खुला का खुला रह गया था और उसकी दोनों आंखें तो बिल्कुल बाहर ही आने को तैयार लग रही थी। वो बेचारा बुरी तरह हकलाते हुए बोला, मिस्टर सॉन्ग, क्या आपने अभी क्या कहा? मुझे एकदम समझ नहीं आया। मैंने बहुत कड़क आवाज में कहा। मेरी नजरें उस एंकर के उस सफेद और डरे हुए चेहरे पर किसी बहुत ही ठंडी और खतरनाक स्पॉटलाइट की तरह घूम रही थीं। ये शादी ऐसे ही चालू रहेगी। अंदर जाओ और उस दुल्हन को अभी बाहर लेकर आओ। मेरी आवाज में किसी भी तरह के इमोशन या जज्बात की एक लहर तक बिल्कुल भी नहीं थी। बस एक ऐसी खौफनाक और बेरहम सी शांति थी जिसे मना कर पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। एंकर बुरी तरह से घबराकर हकलाने लगा और बोला, लेकिन उसकी दोनों आंखें डर के मारे अपने आप ही उस लाउंज की तरफ एकदम घूमने लगी और फिर वहां मेहमानों की उस भसड़ वाली खतरनाक भीड़ को देखा और फिर मेरी माँ की तरफ देखा, जिन्हें अभी होश आया था और जिन्हें सहारे के लिए धीरे से उस तरफ ले जाया जा रहा था। वो मेरे पिता के सहारे बेजान सी टिकी हुई थी। वो एंकर आगे कुछ बोलता, मैंने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। मेरी आवाज एकदम से बहुत ही भयंकर बर्फ जैसी ठंडी हो गई थी, जिसमें एक ऐसा कड़क और खौफनाक रुतबा था जिसे कोई नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकता। मैंने कहा, शादी की सारी रस्में एकदम नॉर्मल तरीके से पूरी की जाएंगी। अब इसी वक्त उस दुल्हन को बाहर लेकर आओ। मेरी नजरों की उस खतरनाक ठंडक को देखकर एंकर सच में बहुत बुरी तरह कांपा और अब उसमें एक भी फालतू शब्द मुंह से निकालने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। वो बेचारा वहां से अपनी जान बचाकर सीधा उस लाउंज की तरफ तेजी से भागा। नीचे खड़े मेहमानों के बीच एक बार फिर से भयंकर बवाल और शोर शराबा मच गया, जो पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक था। वहां खड़ा हर इंसान बस एक दूसरे से एकदम धीरे फुसफुसा रहा था कि क्या चालू रहेगी यार, भला ये शादी अब कैसे हो सकती है? क्या ये इंसान एकदम पागल हो चुका है? पक्का ये दूल्हा भयंकर गुस्से में अपना पूरा दिमागी संतुलन ही पूरी तरह से खो बैठा है। बाप रे, आखिर ये किस तरह का भयंकर पागलपन चल रहा है? जिया किंगशु अब दोबारा अपना वो घिनौना मुंह दिखाने की हिम्मत कैसे कर सकती है भाई? ये सॉन्ग शिन्वू के दिमाग में आखिर क्या खिचड़ी पक रही है? क्या अब ये शादी सच में पूरी भी हो पाएगी? मैंने नीचे हो रही उस फालतू की बकवास को पूरी तरह से इग्नोर मारा। मैं अपनी जगह पर एकदम सीधे और मजबूती के साथ सीना तान कर खड़ा रहा। मेरा रुतबा किसी ठंडी और खौफनाक मूर्ति की तरह एकदम बेजान सख्त था। मैंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और बिना कोई छोटी सी भी गलती किए खुद को बड़े ही किलर स्वैग से सेट किया। अपनी शर्ट के उस कफ को अच्छे से ठीक किया जो इस हाथापाई के चक्कर में खिंचकर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। मेरा ये काम डरावनी हद तक एकदम शांत था, तभी अचानक से उस लाउंज का दरवाजा खुला। किंगशु को तो चैन गैंग और उसके उस दूसरे दोस्त ने लगभग घसीटते हुए बाहर निकाला था।
उसके सड़े हुए चेहरे पर आंसुओं के वो बेकार से निशान बहुत ही ज्यादा अजीब और बेतरतीब तरीके से पोंछे गए थे। उसकी दोनों आंखें खून की तरह एकदम लाल और किसी पके हुए आड़ू की तरह सूजकर मोटी हो गई थीं। उसके वो बाल जिन्हें बहुत ही प्यार से जूड़े में एकदम सेट किया गया था, अब उनकी कई सारी लटें खुलकर उसके पसीने से भीगे हुए चौड़े माथे पर चिपक रही थीं। उसका वो शादी का जोड़ा भी अब काफी हद तक बहुत ही बुरी तरह से बिखर चुका था। उसने अपना सिर एकदम नीचे झुका लिया था। उसका पूरा का पूरा शरीर बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से कांप रहा था और उसकी किसी भी इंसान को देखने की बिल्कुल भी रत्ती भर हिम्मत नहीं हो रही थी, खासकर उस लाल कालीन के एकदम आखिरी सिरे की तरफ जहां वो आदमी खड़ा था जिसके अंदर से वो खौफनाक और जानलेवा ऑरा बाहर निकला था। उस बेचारे एंकर का चेहरा खौफ से एकदम सफेद पड़ चुका था। उसने बहुत बड़ी रिस्क ली और अपना वो माइक किसी तरह कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज किसी खुरदरे सैंडपेपर की तरह सूखी हुई थी। उसने एक बार डरते हुए अपना थूक निकला और फिर बोला, दे देवियों और एकदम सज्जनों, अभी अभी बस कुछ ही देर पहले यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी और फालतू सी घटना घट गई थी। अब हमें शादी की पवित्र रस्म को बिना किसी देरी के आगे बढ़ाने की पूरी इजाजत मांगते हैं। मैं बड़े ही सम्मान के साथ यहाँ पर बुलाता हूँ दूल्हे और इस दुल्हन को, ताकि वो एक दूसरे को बहुत ही प्यार से ये शादी की अंगूठियां पहना सकें। और फिर से वो शादी वाला संगीत तेजी से चालू हो गया। ये अभी भी वही पुराना और जाना पहचाना शादी का गाना था, लेकिन अब यह धुन जिसे असल में एकदम पवित्र और बहुत ज्यादा खास होना चाहिए था, वो अब कानों को बुरी तरह से चुभने वाली और एकदम बकवास बन चुकी थी, क्योंकि वहां का वो खौफनाक और जानलेवा माहौल सच में बहुत ही ज्यादा भयंकर और हद से ज्यादा अजीबोगरीब हो गया था। जिया किंगशू को धक्के मार मार कर और भारी सहारे के साथ मेरे बिल्कुल बगल में लाकर खड़ा कर दिया गया था। हमारे बीच 1 मीटर से भी कम की दूरी थी, लेकिन वो दूरी भी 10,000 फीट चौड़ी किसी गहरी खाई जैसी लग रही थी। वो इस खौफ को बहुत अच्छे से अपने अंदर साफ महसूस कर रही थी। मेरे अंदर से निकल रही वो हड्डियों को जमा देने वाली खौफनाक नफरत और वो तबाही मचाने वाला भयंकर औरत जिसने उसे अंदर तक बुरी तरह से एकदम जमा कर रख दिया था। भाई, उस बेचारे एंकर ने एकदम कांपते हुए हाथों से वो अंगूठी का डिब्बा उठाया। मैंने बिना किसी भाव के डिब्बा खोल दिया।